पैसा उसके पास नहीं आता जो पैसा कमाना चाहता है। पैसा उसके पास आता है जो भरा हुआ है, जो आभार से भरा हुआ है। आपके रिलेशन मनी के साथ भी अच्छे होने चाहिए, और आज हम यही ठीक करने वाले हैं इस पॉडकास्ट के जरिए। पैसे का निरादर, आप कहेंगे पैसे का निरादर कैसे होता है? पैसे का निरादर दो तरह से किया जा सकता है। पहला, ये पैसा कमाने का भी कोई नियम होता है क्या? बिल्कुल होता है सर, और मुझे लगता है पैसा कमाने का नियम पैसे पर अप्लाई नहीं होता, इंसान पर अप्लाई होता है। जहां पर आपका ध्यान जाएगा वही ऊर्जा प्रवाहित होने लगेगी। आपका ध्यान कमी की तरफ जा रहा है तो कमी की ऊर्जा प्रवाहित होने लगेगी और कम होता जाएगा। आपका ध्यान भरे हुए पे जा रहा है और भरा जाएगा। अगर कोई वाकई यहां से सीखना चाहता है ना, क्योंकि इस चीज ने मेरी जिंदगी बदली है, इसलिए मैं यूं ठोक करके ये बात बताता हूं। एक कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं मिसिंग टाइल सिंड्रोम। जैसे ये आपका स्टूडियो है, इसमें 100 टाइल्स लगी हुई हैं, 99 ठीक है, एक टूटी हुई है, एक खाली जगह, एक है ही नहीं, टाइल लगी नहीं हुई। ध्यान कहां जाता है? 1 घंटे के पॉडकास्ट में कोई एक चीज बता दो करने वाली, जो मैं करके मेरा जीवन बदल जाए। मैं कहता हूं इसने मेरा नहीं, करोड़ों लोगों का जीवन बदला होगा। ये है, लोग बोलते हैं सर बहुत पैसा कमाऊंगा तो आई विल बी हैप्पी। मैंने कहा हैप्पी हो जाओ, पैसा अपने आप आ जाएगा। ब्लिंकिट ने आपके घर सामान भेजा, आधा किलो आलू कम आ गया, आपने ब्लिंकिट को फोन किया मेरे आधा किलो आलू कम है, वो कहते हैं पैसे रखो और आलू भी रखो। आप 10 लोगों को नहीं बताओगे ब्लिंकिट ने ऐसा किया। माउथ पब्लिसिटी से बड़ी मार्केटिंग है ही नहीं कोई। सर, मैं आपके सेशन में भी आया हूँ, जो आप 6-7 दिन का आपका पूरा रिट्रीट होता है। मैं देखता हूँ लोग झूम रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, और बिल्कुल एक अलग ही ऑरा में चले जाते हैं। कभी ऐसा भी कुछ हुआ है कि जिसने आपको इमोशन में ला दिया? आपने जो चाहा है वो आपको मिला है, ऐसा आपको लग रहा है। आप जो हो, आपको वो मिला है। दोस्तों, पैसा, मनी सिर्फ मेहनत से आती है या इसके पीछे कुछ और भी रिलेशन है? दोस्तों, आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन क्या उस काम का वो फल आपको मिल रहा है जो फल आप चाहते हैं, या आपको वो मिल रहा है जो ऊपर वाला चाहता है? आज इस पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे कि आपकी मेहनत के साथ साथ मैनिफेस्टेशन का क्या रोल है, आपके पैसे के साथ रिश्ते कैसे हैं। आपने बहुत सारे रिश्ते बनाए, लेकिन क्या पैसों से सही रिश्ता बनाया? और इसी विषय पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत बड़े कोच, जिनको आपने YouTube पर देखा होगा, मल्टीपल पॉडकास्ट पर देखा होगा, बड़े बड़े चैनलों पर देखा होगा, अनुराग ऋषि जी हमारे साथ हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वेलनेस, हेल्थ पर बात करते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे मनी के विषय में। तो आइए फ्रेंचाइजी बताओ पर स्वागत करते हैं अनुराग ऋषि जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आपके साथ ये मौका मिला कि हम बात करके कुछ अच्छी निष्कर्ष निकाल सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। सर, हम लोग बहुत सारी फ्रेंचाइजिंग पर बात करते हैं, बिजनेस पर बात करते हैं। लोग मेहनत तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को मेहनत का वो फल मिल जाता है जो शायद वो डिज़र्व भी नहीं करते, या फिर बहुत जल्दी मिल जाता है, और कुछ लोग पूरी ज़िंदगी लगे रहते हैं और उसके बाद भी उन्हें वो फल नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? आशीष जी, मैं एक वाकया शेयर करना चाहूँगा। बहुत साल पुरानी बात है, जब मैं काउंसलिंग किया करता था तो एक लेडी मेरे पास आई और वो बोली कि सर, कुछ रिलेशनशिप इश्यूज थे, तो वो बोली सर मैं बेटर हस्बैंड डिज़र्व करती थी। मतलब मुझे वैसा हस्बैंड नहीं मिला जैसा मैं डिज़र्व करती थी, मैं बेटर हस्बैंड डिज़र्व करती थी। तो मैंने उनको एक बात बोली, मैंने कहा मैडम बुरा मत मानिएगा, मिलता तो वही है जो हम डिज़र्व करते हैं। तो जो हमें लग रहा है कि जो डिज़र्व नहीं करता, हमने उसके जीवन के पूरे एस्पेक्ट को, हर एक आयाम को नहीं देखा है। हमें नहीं पता होता कि कौन कब कहाँ किसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर, किस चीज़ का इम्पैक्ट हमारे जीवन के किस क्षेत्र पर पड़ जाएगा। मतलब इसको समझाने के लिए अगर आप चाहें तो मैं एक एग्जांपल, अगर समय लूँ मैं तो एक एग्जांपल देना चाहूँगा। बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है, और मुझे लगता है बहुत से लोगों ने सुना भी कभी ना कभी होगा, आपने भी ज़रूर सुना होगा। महाभारत का युद्ध चल रहा है, और महाभारत के युद्ध में जब युद्ध समाप्त होता है तो अर्जुन को कहते हैं अहंकार आ जाता है। अर्जुन को लगता है कि ये सब कुछ जो है ये मैंने कर दिया है, ये सबको मैंने मार दिया है। तो वो बोलता है बड़े अहंकार से कि माधव चलो उतरो, योद्धा पीछे पीछे आएंगे। तो माधव को समझ आ जाता है कि ये अहंकार में आ गया है, तो वो उसको बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, रुको अभी। वो बोलता है ऐसा क्यों नहीं होगा, मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन योद्धा हूँ, मैंने 100 अक्षुणी सेना का नाश कर दिया, मैंने कर्ण को मार दिया, मैंने इन सबको मतलब मैंने मारा। तो श्री कृष्ण बोलते हैं ठीक है फिर रुको, 2 मिनट रुको। तो श्री कृष्ण
उसको कुछ दिखाना चाहते हैं और वो उसे दिखाते हैं और उसको निवेदन करते हैं कि अर्जुन सबसे पहले तुम इस रथ से उतरो, जबकि वो ईगो अहंकार में था, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि कृष्ण बोल रहे हैं तो वो रथ से उतरता है। फिर श्री कृष्ण हाथ जोड़ते हैं, उस रथ के ऊपर एक ध्वज लगा होता है, उस ध्वज में कहते हैं साक्षात हनुमान जी विराजमान थे। बिल्कुल। तो श्री कृष्ण उन हनुमान जी को हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि अब आप इस ध्वज से प्रस्थान कीजिए, आपने जो रक्षा की, आपने जो सेवा प्रदान की, उसके लिए बहुत बहुत आभार। तो कहते हैं हनुमान जी उसको छोड़ते हैं। फिर श्री कृष्ण बैठते हैं ध्यान में और वो हाथ जोड़कर सभी गंधर्व, सभी किन्नर, सभी यक्ष, जितने देवता उसकी रक्षा कर रहे थे, उन सबसे निवेदन करते हैं कि अब आप इस रथ को छोड़िए। वो सब उस रथ से निकलते हैं और फिर स्वयं श्री कृष्ण जब आखिर में अपना पहला पांव और फिर दूसरा पांव रथ से उतारते हैं तो रथ के टुकड़े हो जाते हैं। अर्जुन देखकर हैरान हो जाता है कि ये क्या हुआ। श्री कृष्ण उस समय उसे बताते हैं कि जो तुझे लग रहा है कि तेरा ये सब प्रताप था, ये सब कुछ तूने किया, तुझे नहीं पता किस किस की दुआएं, किस किस का आशीर्वाद, किस किस की रक्षा स्वयं महाबली हनुमान जी यहाँ विराजमान थे। कई गंधर्व, कई किन्नर, कई देवता, कई और यक्ष जो थे इस रथ की रक्षा कर रहे थे और स्वयं मैं तेरे रथ पे विराजमान था। अरे कर्ण का एक एक बाण तेरे रथ को 100-100 किलोमीटर दूर उड़ा के ले जा सकता था, लेकिन ये इतने सारे लोगों का एक समूह था जो तेरे रथ की रक्षा कर रहा था, जिस वजह से सब कुछ बचा हुआ था। तो अर्जुन का अहंकार वहां खत्म होता है, वो जानता है। ठीक उसी प्रकार जब हमें लगता है कि कोई दूसरा डिजर्व नहीं करता और उसको मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा, एक्चुअल में वो डिजर्व करता है। पता नहीं उसके जीवन का किया हुआ कौन सा कर्म, उसके जीवन का किया हुआ कौन सा पुण्य, उसकी पैसे के लिए वाइब्रेशन, उसके लिए समझ, उसके लिए सोच, दूसरों के लिए कुछ करने की चाहत, पता नहीं, या किसी जन्म में किसी समय में किया हुआ कौन सा काम उसके जीवन में फल देकर के आ रहा है, तो वो भी उसका किया हुआ कर्म है जिसकी वजह से वो आज डिजर्व करता है। तो डिजर्विंग हम सब हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम मेंटल एक्शंस क्या कर रहे हैं, हम अपने क्या कर्म ले रहे हैं, हम किस तरीके से बिना दोष देते हुए कि दूसरे डिजर्व करते हैं, मैं डिजर्व नहीं करता हूं, बिना दोष देते हुए कि मैं भी वो हूं जो दूसरे हैं, दूसरे भी मैं हूं, सब बराबर हैं। तो अगर इंसान इस तरीके से सोचे और वो अपने मानसिक कर्मों को बदलने की तरफ आगे बढ़े तो वो भी डिजर्विंग हो सकता है और दुनिया का हर व्यक्ति कितने भी पैसे के लिए डिजर्विंग हो सकता है। मतलब डिजर्विंग आप अपने कर्मों से होते हो, जो आपने कर्म किए हैं। जी। अभी ये कर्म जो है आपके कहते हैं कर्म भी कई प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध कर्म, क्रियामान कर्म। तो अभी जो आप काम कर रहे हो इसका आपको फल अभी मिलता है या इस फल के लिए आपको वेट करना पड़ेगा? हर एक कर्म की, हर एक चीज की एक टाइमिंग है। जैसे मान लीजिए आपकी तरफ कोई साइकिल से चल के आ रहा है और वो चल के आ रहा है दिल्ली से यहां पर पहुंचने के लिए, तो उसे कितनी देर लगेगी? हो सकता है 5 घंटे लग जाए, 4 घंटे लग जाए। वहीं कोई कार में बैठ करके आ रहा है तो हो सकता है उसे 1 घंटा लगे। कोई रॉकेट की स्पीड से आए तो उसे आधे घंटे में पहुंच जाएगा। डिपेंड करता है कि नियति कब समय स्थान तय करती है उस कर्म के फल के लिए। इसीलिए हम सिर्फ प्रारब्ध जानते हैं, लेकिन कर्मों, हमारे शास्त्रों में प्रारब्ध, आरब्ध और अनारब्ध 3 प्रकार के कार्मिक क्षण बताए गए हैं। प्रारब्ध का मतलब जो संचित कर्म हमें इस जन्म लेने से पहले हमें मिले। आरब्ध का मतलब कि जो हम आज कर रहे हैं उसको हमको कल को क्या मिलेगा। और अनारब्ध का मतलब कि जो आज कर रहे हैं उससे पुराने कर्मों को काट करके तुरंत क्या चीज हमें मिल सकती है। तो इन तीनों की स्पीड अलग है। एक साइकिल है, एक कार है और एक रॉकेट है। बिल्कुल ठीक बात है। कोई चीज हो सकता है हमारे पास चली और अभी उसका संयोग ना बना हो। चीज ऐसे चली थी कि मुझे किसी से बहुत बड़ा कुछ धन प्राप्त होना था, लेकिन वो व्यक्ति अभी इंडिया में ही नहीं है, वो कहीं और है। वो जब इंडिया आएगा तो हर चीज के संयोग बनते हैं, क्योंकि इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस ब्रह्मांड को बनाने पड़ते हैं हमारे उस कर्म के, प्रारब्ध के फल की प्राप्ति के लिए। तो कभी कभी उसमें कम समय लगता है, समय, स्थान, नियति और उस संयोग के हिसाब से हमें उसके फल प्राप्त होने लग जाते हैं, लेकिन होते जरूर है, होते जरूर है। तो जो हमें आज जीवन मिल रहा है ये भी हमारा कभी कुछ ना कुछ किया हुआ था, जिसकी वजह से आज हम ये जीवन भोग रहे हैं, और कल को जो मिलेगा, ये जो हम आज कर रहे हैं, इसकी बदौलत ही मिलने वाला है। सर मैंने आपके बहुत सारे पोस्ट देखे हैं, वीडियोस देखे हैं, और उसमें मैंने देखा है कि पैसों से भी रिश्ता बनाना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हो उसका आपको फल मिल रहा है। आपके रिलेशन मनी के साथ भी अच्छे होने चाहिए। और आज हम यही ठीक करने वाले हैं इस पॉडकास्ट के जरिए, लोगों को एक ब्लूप्रिंट देने वाले हैं कि आप अपने पैसों से रिश्ता कैसे ठीक करो। तो कैसे हम बनाए रिश्ता पैसों से कि वो अपने आप हमारे पास आता रहे। बड़ा खूबसूरत सवाल है आशीष जी, और मुझे लगता है आपके पॉडकास्ट का ये सबसे एंगेजिंग सेक्शन रहने वाला है, क्योंकि अगर ये हमें समझ में आ जाए, क्योंकि ये मुझे समझ में आया कई साल पहले, और इससे न सिर्फ मेरा जीवन बदला बल्कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स के साथ आज तक मैंने ये चीज शेयर की है उन सब का जीवन बदला। एक हमारे पार्टिसिपेंट हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जीएस पाजी। वो हमारे पास रिट्रीट में आए थे लोनावला। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि सर मैंने अपने पूरे जीवन में इतना पैसा नहीं कमाया जितना पिछले मैंने 6 महीने में कमाया है। आपके इस सिर्फ एक सेशन के बाद एक चीज समझ में आ गई थी, लॉ ऑफ अबंडेंस, कि सब कुछ प्रचुर मात्रा में है, अबंडेंस में है,
और मुझे लगता था कि स्केर्सिटी है, अभाव है, इसके पास हो सकता है, अंबानी के पास हो सकता है, अडानी के पास हो सकता है, अग्रवाल के पास हो सकता है, गुप्ता के पास हो सकता है, लेकिन मेरे पास नहीं हो सकता। लेकिन जब उन्होंने कहा कि मैंने ये देखना शुरू किया कि सबके पास हो सकता है, सिर्फ हमें उससे कनेक्ट करने की जरूरत है, और सब कुछ अबंडेंस में है, इतनी प्रचुर मात्रा में है कि अगर किसी को आज मिल गया तो मुझे कल मिल जाएगा, चिंता की आवश्यकता नहीं है। वो बोले जैसे ही मैंने अपनी स्टेट चेंज की, मेरे जीवन में पैसा मुझे ढूंढने लगा। वो बोले इतना पैसा ढूंढने लगा कि अब मैं मतलब हैरान हो गया हूं कि जीवन पूरा निकल गया था, इतना पैसा नहीं कमाया जितना पिछले 6 महीने में कमाया। तो अगर आपके सवाल का जवाब दूं कि जैसे आपने कहा कि पैसे से रिलेशनशिप बढ़िया करने होते हैं, तो अगर इसको हम ह्यूमन लाइफ से कनेक्ट करके देखें, हाँ जी आशीष जी, मेरे और आपके रिलेशनशिप्स बेहतर कब होंगे, हमारे और आपके संबंध अच्छे कब हो सकते हैं? सबसे पहला तो कि आप मेरा सम्मान करें और मैं आपका सम्मान करूं। बिल्कुल ठीक बात है। वैसे ही अगर हम पैसे का सम्मान करें, पैसे का निरादर ना करें, पैसे का निरादर, आप कहेंगे पैसे का निरादर कैसे होता है? पैसे का निरादर 2 तरह से किया जा सकता है। पहला ये कि पैसा आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो। पैसा, कई लोगों को आप देखोगे कि पैसा आ बाद में रहा है और खर्च पहले दे रहे हैं। हाँ, पहले से हिसाब लिखा हुआ है, यहाँ खर्च करना है, यहाँ खर्च करना है। मतलब कि जो आप अगले 1 साल में कमाने वाले हो, वो भी EMI के तौर पर हमने कहीं बांट करके दे दिया हुआ है पहले, कि मेरी अगला 1 साल का जीवन इसको समर्पित है, मेरे फोन को समर्पित है, मेरी गाड़ी को समर्पित है, मेरे घर को। हमने अपने आने वाले जीवन का अपना पूरा समय उस गाड़ी को बेच दिया हुआ है, उस घर को बेच दिया हुआ है। अब आप मेरे घर आना चाहते हो और मैं अपने घर आपको बुलाऊं ही नहीं, मैं बार से आपको कहूं कि गेट पे खड़े रहो और यहां से किसी दूसरे के घर चले जाओ, मतलब मैं आपको अपने घर आमंत्रित नहीं करूं, तो क्या आप अगली बार दोबारा मेरे घर आना चाहोगे? कोई नहीं आएगा। कोई भी नहीं आएगा। पैसे का भी यही स्वभाव है। पैसा कोई सोचने समझने वाली चीज नहीं है। अगर आप समझो क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से, एवरीथिंग इज एनर्जी, दिस माइक इज एनर्जी, पैसा इज एनर्जी, यू एंड मी आर एनर्जी, हर चीज ऊर्जा है। हाँ जी। और अगर ऊर्जा को आप प्रवाहित ही नहीं होने दे रहे हो, अपने थ्रू पास ही नहीं होने दे रहे हो, अपने अंदर आकर सम्मान देकर घर में बिठा, मैं आपको घर बुलाता हूं, बिठाता हूं, चाय पिलाता हूं, रोकता हूं, थोड़ा सम्मान देता हूं, फिर मैं आपका आदर सत्कार करके आपको आगे भेजता हूं, तो आप दोबारा आना चाहोगे। लेकिन जो मेरे पास आया ही नहीं, मैं उसको घर के बाहर से ही बाहर निकाल दूं। क्यों लक्ष्मी पूजन होता था, क्यों तिजोरियां बनाई जाती थी, क्यों, मतलब मेरा ये मतलब नहीं है कि घर में पैसा जोड़ जोड़ कर रखते जाओ, लेकिन अपने आने वाले जीवन को आने से पहले मत बेच दो। ये गुजारिश मैं हर एक से करता हूं। ऐसा करके आप उस ऊर्जा का सम्मान करते हो, वो आपके पास आके ठहरती है, आपके ऑरा को, आपके आइडेंटिटी को महसूस कर पाती है, और जब वो आगे जाती है तो ब्यूटीफुली प्रवाहित होकर जाती है। और इसी में दूसरा तरीका पैसे का सम्मान करने का, ये मैंने सीखा कैन होंडा से, एक जापानीज ऑथर है। उनकी एक बुक थी मनी को लेकर के, बहुत पावरफुल बुक थी और इसने मेरे जीवन में बड़ा इंपैक्ट डाला। उसमें एक रूल था, आरिगातो मनी। जापानीज लोग आरिगातो बोलते हैं ग्रीट करने के लिए। हाँ जी। मतलब आप मुझे मिले तो मैं आरिगातो बोलता हूं, या थैंक यू बोलने के लिए, ग्रीट करने के लिए हम उसको बोलते हैं। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया आरिगातो मनी, और उन्होंने उसमें एक लाइन लिखी, आरिगातो इन, आरिगातो आउट। जो आए उसका भी ग्रीटिंग, उसका भी थैंक यू, और जो जाए उसका भी ग्रीटिंग, उसका भी थैंक यू। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो पैसा आता है हम उसको तो स्वीकार करते हैं, लेकिन जो हमारे पास से जाता है उसको हम अच्छी वाइब्रेशन नहीं देते। हम कहते हैं यार खर्चा हो गया, अब तो बहुत ही खर्चा हो गया, गाड़ी ले ली यार, 20 लाख रुपए लग गए यार ये ले लिया यार, ये लग गया यार। मतलब हम आते हुए पैसे का तो सम्मान करते हैं शायद कुछ लोग, लेकिन जाते हुए पैसे को हम गुड वाइब्रेशंस नहीं देते। तो जो ऊर्जा है, अगर हम उसको पैसे ना देखें, हमने ऊर्जा के प्रवाह को डिस्टर्ब कर दिया उसको सम्मान न दे करके। और जहां पर भी ऊर्जा का शुद्ध प्रवाह, प्योर प्रवाह नहीं होगा, वहां पर वो चीज दोबारा हमारे पास नहीं आना चाहेगी। तो कैन होंडा बोलते हैं कि जाते हुए पैसे को भी सम्मान दो। अब मैंने किसी को बोला, वो मुझे कहता है जाते हुए पैसे को कैसे सम्मान दें? मैंने कहा आप बताओ कि क्यों नहीं दोगे? बोले सर मेरे पिछले महीने 2 लाख रुपए लग गए हॉस्पिटल में, तो मैं उसको हॉस्पिटल में 2 लाख कैसे सम्मान दूं? मैंने कहा आप क्या किया? बोले सर मेरे को कोई दिक्कत हो गई थी और मैंने सर्जरी करवाई, मेरे को 2 लाख रुपए का खर्चा हो गया। मैंने कहा अगर 2 लाख ना होते तो सर्जरी करवा पाते? क्या बड़ी बात कही आपने। बोले शायद नहीं। तो मैंने कहा क्या उस पैसे का धन्यवाद नहीं करना चाहिए कि उसके जाने से आपको जो मिला है, अगर वो पैसे ना होते तो वो मिल ना पाता? बोले हाँ बात तो बिल्कुल सही है। मैंने कहा यही सही बात अगर हर कोई अपने जीवन में उतार ले। मैं ये नहीं कह रहा हूं पैसा खर्चो और बांटते जाओ, मैं कह रहा हूं जो आपके पास से जा रहा है उसको इतनी शुद्ध वाइब्रेशंस दो कि ये पैसे मेरे पास से आशीष जी के पास जा रहे हैं, जैसे इसने आशीष जी को मैंने देते हुए इससे कुछ सर्विस प्राप्त की, वैसे ही ये पैसे अब आशीष जी के जीवन में कुछ बहुत बढ़िया काम करें, ताकि आशीष जी इससे अपने जीवन में कुछ बेहतरी कर पाए, और आशीष जी के जीवन से भी जब ये जाए तो उनके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करके ही जाए। आरिगातो इन, आरिगातो आउट। और जब आप पैसा कमाएं
तो धन्यवाद करें कि आप मेरे पास आए, और जब वो जाए किसी और के पास तो धन्यवाद करें कि आप मेरे पास थे, इसलिए मैं सर्विस ले पाया। और दूसरे इंसान के पास जब आप जा रहे हो तो उसके जीवन में भी वैल्यू ऐड करना, कुछ अच्छी सर्विस देना, इस वाइब्रेशन से जब आप उस धन को देखने लगते हो, पहला ये कि सब प्रचुर मात्रा में किसी दूसरे के पास आता है तो मैं जलता नहीं हूं, क्योंकि वो भी मैं है, मैं भी वो हूं। अगर उसके पास आया तो अबंडेंस में है, मेरे पास भी आएगा। और दूसरा, जाते हुए पैसे को हम सम्मान दें। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी ऊर्जा है उस पैसे के लिए जो आपके पास दोबारा आना चाहता है, क्योंकि जिस गेस्ट को आपने घर से सम्मान देकर, इज्जत देकर, गिफ्ट देकर विदा किया है और कहा है कि जहां भी जा रहे हो वहां पर भी ऐसी खुशियां बिखेरना, वो इंसान आपके पास दोबारा जिंदगी भर आना चाहेगा और कहेगा यहीं आकर के चाय पीऊंगा, जैसे हम कहते हैं कि आशीष जी के घर जाकर ही चाय पियेंगे। तो ये ऊर्जा है, ऊर्जा को सम्मान देना। आप उसका इज्जत करते हैं, आरिगातो इन आरिगातो आउट। तो मतलब कितनी बेहतरीन बात कही है कि जब तक आप पैसे का सम्मान नहीं करोगे उससे आपका रिश्ता नहीं बनेगा। तो अब आपने समझा कि पैसे से रिश्ता बनना कैसे है, लेकिन ये पैसा आए कैसे? कई लोगों के पास मेहनत करते हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ कर रहे हैं, लेकिन पैसा आ नहीं रहा। तो पैसा कमाने का भी कोई नियम होता है क्या? बिल्कुल होता है सर, और मुझे लगता है पैसा कमाने का नियम पैसे पर अप्लाई नहीं होता, इंसान पर अप्लाई होता है। मैं एक बार एक कंपनी में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग चल रही थी, तो मैं एक ट्रेनिंग कर रहा था, तो एक एम्प्लॉई वहाँ से उठे और मैं उनको बोल रहा था कि आपके जीवन में जो भी कुछ होता है उसका आप शुक्र अदा कीजिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए। आप जानते हैं मैं इस पर बहुत बात करता हूँ क्योंकि इसने मेरा जीवन बहुत बेहतरीन बदला है। तो मैं उनको बोल रहा था, तो वो उठे और मुझसे बात करने लगे। वो बोले, सर मैंने कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, लेकिन लास्ट मंथ प्रमोशन मेरा होना था, प्रमोशन किसी और का हो गया। मतलब मैंने जबकि ज्यादा काम किया है, लेकिन प्रमोशन बॉस ने किसी दूसरे को दे दिया। तो मैंने उनको बोला ये तो बहुत अच्छी बात हुई। बोले, सर अच्छी बात कैसे हुई? मैंने कहा प्रमोशन होता तो क्या मिलता? बोले, सैलरी बढ़ जाती। मैंने कहा हो सकता है, जैसे बहुत बड़े बड़े लोगों को आपने सुना हो, हर व्यक्ति ये कहता आपको मालूम पड़ जाएगा कि मन का हो तो बहुत अच्छा और मन का ना हो तो उससे भी अच्छा, क्योंकि अब किसी और के मन का हो रहा है जो आपकी बुद्धि समझ नहीं पा रही है, लेकिन वो आपसे भी बड़ा कुछ आपको देना चाहता है। मैंने कहा जो आपने पिछले 1 साल कंपनी के लिए काम किया उसका रिवॉर्ड आपको लग रहा है ये गांधी जी के बने हुए नोट हैं, लेकिन क्या पता उसका रिवॉर्ड अच्छी सेहत हो जो आपको नोटों से भी बढ़ करके मिल गई हो। मैं कहा किडनी ठीक काम कर रही है? बोले हाँ। मैं कहा क्या पता ये रिवॉर्ड हो? मैं कहा घर में सब स्वस्थ है? बोले हाँ। मैं कहा क्या पता ये रिवॉर्ड हो आपके अच्छे काम का? हमें लगता है कि काम का रिवॉर्ड सिर्फ पैसा ही होगा, जबकि मुझे ऐसा लगता है, आज लगता है, मतलब अगर मैं 5 साल पीछे जाऊं तो मुझे ये नहीं लगता था, ज्यादातर लोगों को आज भी नहीं लगेगा। मुझे लगता था कि कुछ कर रहे हैं तो उसका रिवॉर्ड पैसा ही होना चाहिए, लेकिन आज मुझे लगता है कि पैसा सबसे छोटा रिवॉर्ड है। आपके घर में सब कलह कलेश नहीं है, सब सुख शांति है, रिवॉर्ड है। पता नहीं कौन से किए का फल मिल रहा है। आप स्वस्थ हो, रिवॉर्ड है। आपके बच्चे स्वस्थ हैं, रिवॉर्ड है। आपके घर में सुख है, बढ़िया खाना खा पाते हो, रिवॉर्ड है। तो मैंने कहा अगर आपके मन का था बड़ा तुच्छ था, नहीं मिला, तो समझो उसके मन का बड़ा कुछ बढ़िया मिल रहा है, जो आप करोड़ों रुपए खर्च करके भी जिस सेहत को हासिल नहीं कर पाते शायद, वो उसने हो सकता है आपको दे दी हो, आपके परिवार में खुशियां दे दी हो, आपके घर में सुख शांति संपन्नता दे दी हो। ये बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। और जब आदमी इस भाव में आ जाता है ना, जैसे मैंने बोला, वो बोल रहे हैं अबंडेंस, तो मैंने कहा जब आप इस भाव में आते हो ना कि अबंडेंस है, रिवॉर्ड तो मिल ही गया है, कहीं ना कहीं प्राप्त हो ही गया है। क्योंकि आशीष जी ये रियलाइज तब तक नहीं होता जब तक दिक्कत नहीं होती। हाँ जी। हमारे दांत हैं, लास्ट कब रियलाइज किया था? तब जब दांत में दर्द हुआ था। किडनी है, ये तब रियलाइज होता है जब किडनी की प्रॉब्लम शुरू होती है। मतलब होने का आभास नहीं होता, दिक्कत का आभास होता है। किसी ने मुझसे पूछा कि सर हेल्थ क्या है? मैंने कहा हेल्थ इज नथिंग। बोले फिर बॉडी? मैंने कहा बॉडी डिजीज होने पर बॉडी का पता चलता है, उससे पहले तो कब हमने सोचा कि मैं एक शरीर हूं? मेरे पास दांत हैं, मेरे पास बाल हैं, मेरे पास टांगे हैं, मेरा दिल धड़क रहा है, कब सोचा? जिस दिन दिल धड़कने में ब्लॉकेज आता है ना, अच्छा दिल भी है, अच्छा ये काम भी कर रहा था, नॉन स्टॉप कर रहा था, 24/7 कर रहा था, 24 घंटे कर रहा था, आभास ही नहीं होता। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो जब रिवॉर्ड देता है, उस रिवॉर्ड को आप किसी शक्ल में आभार व्यक्त करके एक्सेप्ट कीजिए कि मेरे मन का हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो और भी अच्छा। पता नहीं जीवन का कौन सा रिवॉर्ड मुझे नहीं दिख रहा। मुझे रिवॉर्ड सिर्फ गांधी जी लगते थे, लेकिन उसके अलावा जीवन की बाकी चीजें जो मिली, जब मैं उनका आभार व्यक्त करना शुरू करता हूं, तो आप न चाहते हुए भी पैसे के साथ अपने रिलेशंस अच्छे करते हैं। क्योंकि पैसा उसके पास नहीं आता जो पैसा कमाना चाहता है, पैसा उसके पास आता है जो भरा हुआ है, जो भरा हुआ है, जो आभार से भरा हुआ है, जो कह रहा है मैं संपूर्ण हूं, मैं परिपूर्ण हूं, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, जो कह रहा है कि मैं संपूर्ण हूं, मुझे जरूरत से अगर मिलता तो आज दुनिया में हर इंसान करोड़पति होता, हर इंसान अरबपति होता। बिल्कुल। जरूरत से नहीं मिलता है,
चाहने से नहीं मिलता है। कब मैंने और आपने चाहा कि कल भगवान 1 करोड़ दे देना, मैं तुम्हारे क्या मंदिर जाऊं, नारियल चढ़ाऊं, धूप बत्ती करूं, चादर चढ़ाऊं, क्या मुझे बताओ। अगर ऐसे करने से भगवान दे तो वो भगवान नहीं है, वो तो मैन्युपुलेटर है कि जो उसकी चापलूसी कर रहा है उसको पैसा दे रहा है। मांगने से कभी नहीं मिलता है, होने से मिलता है। होने का मतलब कि मैं संपूर्ण हूं, मैं परिपूर्ण हूं। और अगर आप कहो कि मेरे पास पैसे नहीं है तो कैसे संपूर्णता का भाव लाऊं, तो मैं कहता हूं शरीर संपूर्ण है, उसका भाव ले आओ। भाव संपूर्णता का आना चाहिए। घर में पेरेंट्स हैं संपूर्ण, और भैया बहुत लोग तरसते हैं माँ बाप मिल जाएं तो बात करने के लिए। बच्चे हैं, बहुत लोग तरसते हैं, पता नहीं कौन कौन से सेंटर्स में जा रहे हैं कि एक औलाद मिल जाए। किसी जो संपूर्णता जो है उसका भाव अपने अंदर ले आओ, फिर पैसा भी आपको ढूंढता हुआ आएगा, क्योंकि वो भी भरे हुए इंसान को भरना चाहता है। आशीष जी, ब्रह्मांड का एक नियम है, ब्रह्मांड भरे हुए को भरता है, खाली को नहीं। लेकिन जब किसी के पास है नहीं, बहुत तकलीफ में है, दयनीय स्थिति में है, वो कैसे परिपूर्णता का भाव लेकर आए? बहुत अच्छा सवाल है। मैं कहता हूं कि अगर वो दयनीय स्थिति में है तो वो पैसे को लेकर के दयनीय स्थिति में है। हाँ, जीवन के 500 और आयाम हैं, 500 और। मतलब एक तो अब यहां पर हम 2 अलग अलग क्षेत्रों में बात करेंगे। एक तो वो जिसे कुछ करना ही नहीं है, जो कह रहा है भाई मुझे तो चाहिए, मुझे तो दे ही दो, मैं करूंगा कुछ नहीं, वो उसके लिए तो ये पॉडकास्ट ही नहीं है। पॉडकास्ट नहीं ये उसके लिए जो कुछ करना चाहता है। हाँ। तो अगर वो कुछ करना चाहता है तो इस बात को समझ जाएगा तो जीवन बदल जाएगा। अगर पैसे का भाव परिपूर्णता और संपूर्णता का नहीं है तो जीवन के 500 और आयाम है जहां पर कुछ संपूर्णता और परिपूर्णता हो सकती है। सेहत संपूर्ण है, इसका भाव ले लो। यूनिवर्स, ब्रह्मांड, भगवान, खुदा, वाहिगुरु ये नहीं देख रहा कि आप पैसे को भाव दे रहे हो तो पैसा भेजे। जैसे मैंने अभी बोला कि कंपनी में काम किया है तो रिवॉर्ड पैसे का नहीं मिला, सेहत का मिल गया, बिल्कुल रिवॉर्ड मिला है। ऐसे ही जब आप संपूर्णता का भाव लेकर के आते हो, पैसा नहीं है, मैं नहीं कह रहा पैसे को भाव दो संपूर्णता का, सेहत को दे लो कि वाह भाई वाह क्या सेहत है, देखो 500, 1000, 2000 लोगों से बढ़िया सेहत है। देखो कई लोग रात को सोते सोते हैप्पी बर्थडे हो गया चले गए और अब मैं उठाऊं, अरे वाह क्या बात है। आप बात कर पा रहे हो, संपूर्णता। आप देख पा रहे हो, संपूर्णता। आपके घर में माँ बाप हैं, संपूर्णता। आपके घर में बच्चे हैं, संपूर्णता। आपको 2 वक्त की रोटी मिलती है, संपूर्णता है। कौन सी जीवन की एक ऐसी चीज है जहां पर आप संपूर्ण हो? और 500 आयामों में से कोई ना कोई एक तो मिल ही जाएगा। आशीष बहुत होते हैं वैसे तो लोगों के पास, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ईश्वर ने किसी को भेजा और कुछ दे के ना भेजा। कुछ दे के ना भेजा हो तो कुछ ना कुछ तो है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसे को नहीं है तो संपूर्णता का भाव दो, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। वहां संपूर्णता का भाव नहीं देना, जो जीवन में है उसको संपूर्णता का भाव देना शुरू कर दो। और ब्रह्मांड का एक नियम है कि जहां आपका ध्यान जाता है, वेयर योर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। एक बार इसको आप थोड़ा सा, जहां पर आपका ध्यान जाएगा वही ऊर्जा प्रवाहित होने लगेगी। आपका ध्यान कमी की तरफ जा रहा है तो कमी की ऊर्जा प्रवाहित होने लगेगी और कम होता जाएगा। आपका ध्यान भरे हुए पे जा रहा है और भरा जाएगा। अब मान लो आपकी सेहत भरी हुई है, भरते भरते ऊपर से पानी का एक जग, बहुत बड़ा समंदर, ऊपर से झरना ऊपर से बह रहा है। आपने एक कप रखा भरा हुआ है, हटा लो, दूसरा लगा लो, तीसरा लगा लो, क्योंकि झरना तो बह ही रहा है। हाँ। तो ठीक वैसे ही अगर मैं जीवन के किसी एक क्षेत्र में संपूर्ण और परिपूर्ण अपने आप को देखना शुरू कर देता हूं तो मेरे बाकी के कप भी भरने लगते हैं धीरे धीरे, क्योंकि मेरा ध्यान कमी पर नहीं है, मेरा ध्यान संपूर्णता पर है। लेकिन आप अब इसको इमेजिन करो कि मेरे जीवन में सब कुछ ठीक है भाई साहब, मेरी सेहत बहुत बढ़िया है, हजारों लाखों लोगों से बढ़िया है, मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं हो रखी, मेरे जीवन में कोई, मैं मतलब मेरा एक्सीडेंट नहीं हो रखा, मेरा कोई घर में बच्चे सलामत है, मेरे परिवार ठीक है, रोटी ठीक मिल रही है। लेकिन जीवन की एक कमी है, पैसा पूरा उतना नहीं है जितना मैं चाहता हूं। बिल्कुल। हाँ। मैं 500 चीजें छोड़ के उस पर फोकस कर रहा हूं। सोचो, मतलब कमी एक है। हाँ। अगर हम अभी पैसे के हिसाब से एक कमी है, लेकिन मैं 500 चीजें छोड़ के उस एक पे फोकस कर रहा हूं। हालांकि पैसे की कमी बहुत बड़ी कमी है, लेकिन बाकी जगह पर अगर 2 कैटेगरी के लोग हैं, अगर आप बदलना ही नहीं चाहते फिर तो नहीं, लेकिन अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हो तो ये करो कि जो जीवन की संपूर्णता है, जहां भरे हुए हो, उस पर ध्यान देने लगो, ब्रह्मांड आपको भरने लगेगा। आशीष जी, आप देखो, आप और मैं भी भरे हुए को भरते हैं, खाली को नहीं भरते। बिल्कुल। आपके मोबाइल आपके मोबाइल में प्ले स्टोर पर आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है, आपने प्ले स्टोर पर सर्च की, वैसी 5 ऐप्स आ गई। मान लो वीडियो एडिटिंग की ऐप है, 5 ऐप आ गई, आप कौन सी डाउनलोड करोगे? सबसे ज्यादा डाउनलोड है जो जिसके सबसे ज्यादा डाउनलोड है, जिसकी रेटिंग सबसे ज्यादा है। अमेजोन पे आप प्रोडक्ट खरीदना चाहोगे, किसको खरीदोगे? जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने खरीदा है, जिसकी रेटिंग सबसे ज्यादा है। दिल्ली से अमृतसर जाओ, बहुत ढाबे आते हैं, भूख लगी, किस पे रुकोगे? जहाँ गाड़ियां बहुत सारी खड़ी हैं। हम भी भरे हुए को भरते हैं,
ब्रह्मांड भी भरे हुए को भरता है। वो पार्शियलिटी नहीं कर रहा कि जो भरा है उसको भरूंगा, वो तो एक लॉ से, एक नियम से चल रहा है कि जैसी आपकी स्टेट है वैसा ही आपको मिलेगा। यद भावम तद भवति। भाव कैसा है? तो आपका भाव 500 चीजों का संपूर्णता का था, एक कमी का था। आपने अपने भाव को 500 से निकाल के एक कमी पे शिफ्ट कर दिया, अब कमी होती है। इतना सब कुछ जीवन में था, फिर भी आप कह रहे हो कि यार मुझे मिल नहीं रहा, औरों को मिल रहा है, क्योंकि आपने जो कमी थी उस पर ध्यान दिया। वहीं जो जीवन बदलना चाहते हैं वो अपने भाव को, अगर 500 चीजें जीवन में नहीं है और एक है, वो उस पर शिफ्ट कर लेते हैं और 500 भी गिलास धीरे धीरे उस झरने से भरने लगते हैं। आप देखोगे सिर्फ भाव की जरूरत है। यद भावम तद भवति। तो जो भरा हुआ है भाव वहां ले जाओ, वेयर एनर्जी गोज, वेयर अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज। क्या बात है। तो आपके बिजनेस के लिए कितना बड़ा लेसन मिला है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आप लोगों को बस ऐसा ही फील कराएं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और वैसा ही करने की कोशिश करें। जब लोगों को लगेगा कि आप अच्छा कर रहे हैं तो लोग आपके पास आएंगे। ये आप एक छोटा सा काम अपने व्यापार में चेंज करके देखें कि एनर्जी पॉजिटिव रखें, एनर्जी बढ़ा कर रखें और देखिए लोग आते चले जाएंगे आपके पास। ये आपने एक बहुत शानदार बात की, मतलब ये आई ओपनिंग चीज़ है कि आज आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में अगर पैसा नहीं आ रहा है और आपने वही माहौल बना दिया तो कभी आने वाला ही नहीं है। इसीलिए आशीष जी आप देखोगे हर बड़ा व्यक्ति, हर सक्सेसफुल इंसान एक बात ये क्यों बोलता है कि आप जिन 5 लोगों के साथ समय बिताते हैं आप वैसे हो जाते हैं। बिल्कुल हाँ। आप एक ग्रुप में हैं जहां पर आप 10 नंबर पर हैं, टॉप पर हैं, और बाकी के सब लोग 1 नंबर पर हैं, तो टोटल ग्रुप का एवरेज हो गया 15 टोटल हो गया, 5 उनका, 4 उनका और 10 आपका, 14 एवरेज हो गया। अब 14 का एवरेज निकाले 5 लोगों में तो 2.8 आया, तो 2.8 3 आया, तो आपका भी एवरेज 3 है। आप उस 10 से 3 पर आ जाने वाले हो। वहीं आपका 10 है, आपने ऐसा ग्रुप ज्वाइन किया जहां 5 लोग 100 नंबर पर हैं, तो अब ग्रुप का एवरेज बढ़ गया। बातें वही हो रही हैं, एनवायरमेंट वैसा ही हो रहा है, बिजनेस डिस्कस हो रहा है, काम डिस्कस हो रहा है, अबंडेंस डिस्कस हो रहा है। छोटी बात ही नहीं हो रही कि रिक्शा वाले ने 10 रुपए फालतू मांग लिए, वो कह रहा है कि यार कल उससे मिला था 2000 करोड़ की। आपका दिमाग का एक्सपेंशन होता है, माइंड खुलता है। तो इसलिए अगर आप 5 ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो आपसे बहुत ज्यादा हायर लेवल पे, सिर्फ पैसे के मामले में नहीं, बुद्धि के मामले में, विवेक के मामले में, हौसले के मामले में, मोटिवेशन के मामले में, ज्ञान के मामले में, तो आप उनका एवरेज बनते चले जाते हैं। क्योंकि अब आपका भाव जो है, आपका ध्यान जो है, आपका अटेंशन जो है, वो उस एनर्जी पर है, बड़ी एनर्जी पर। और आप देखोगे, कभी भी ये नोट कर लेना, जो आदमी कामयाब होता है, आप लोग उसको बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं कि तुम अपने दोस्तों को छोड़ गए, तुम ये भूल गए। वो छोड़ा नहीं है, उसने अपनी एनर्जी को बदल लिया और अब वो उन लोगों से रेजोनेट नहीं करता है, वो उन बातों से रेजोनेट, अब वो व्यक्ति है नहीं। बिल्कुल, इसमें उसकी गलती नहीं है। मतलब पहले जो वो व्यक्ति था, अब वो ग्रो कर चुका है वहां से, अब वो व्यक्ति नहीं है। वो उनका दोस्त अभी भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो उनकी बातों से रेजोनेट ना करे। वो करे यार ये क्या बात हो रही है, मैं तो इस बात से क्योंकि जहां मैं बैठता हूं वहां तो ये बात ही नहीं है। आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हो जहां पर कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा, कोई जात पात रिलीजन धर्म नहीं कर रहा, लेकिन वहीं आप एक ऐसे ग्रुप में जाके बैठ जाओ जहां पर वो कह रहे हैं कि यार ये धर्म अच्छा नहीं, ये जाति अच्छी नहीं, ये लोग अच्छे नहीं, ये वो आप कहोगे यार तुम लोग तो ठीक हो, दोस्त तो हो, लेकिन मैं तुम्हारी बातों से रेजोनेट नहीं करता क्योंकि मैं किसी अलग विचारधारा का व्यक्ति हूं। इसलिए आप देखोगे लोग वहां से दूरी बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनका भाव बदल चुका है, और जैसा भाव होता है वही जीवन में आने लगता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर जीवन में कुछ भी बड़ा चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, नाम, इज्जत, दौलत, शौहरत, नेम, फेम, अबंडेंस, एंटरटेनमेंट, कुछ भी चाहिए, तो आप अपने भाव को बड़ा कीजिए, बड़े लोगों के साथ समय बिताइए। और कई लोग ये बोलते हैं जी बड़े लोग मेरे आसपास है नहीं। हाँ, तो मैं कहता हूं मेरे आसपास भी नहीं थे, लेकिन मैंने उनको अपनी शेल्फ में ढूंढ लिया। कैसे? मैंने रॉबर्ट कियोसाकी के साथ समय बिताना शुरू किया, मैंने होजे सिल्वा के साथ समय बिताना शुरू किया, मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ समय बिताना शुरू किया। मतलब किसी एक इंसान की लिखी हुई एक किताब उसका पूरा जीवन है, उसके पूरे जीवन का निचोड़ है। तो जब आप किसी की एक किताब को पढ़ते हो, आप उसकी किताब को नहीं पढ़ रहे, आप उस व्यक्ति के एनर्जीज के साथ एक हो रहे हो, आप उसकी सोच के साथ एक हो रहे हो। तो जितना बदलाव बुक्स को पढ़ करके मेरे जीवन में आया, क्योंकि अब मैं उनकी सोच के साथ रेजोनेट कर रहा हूं। मैंने देखा मैं किन 5 लोगों के साथ समय बिताऊं, तो मैंने आसपास देखा तो मेरे पास ऐसे कोई 5 लोग ही नहीं थे। तो मैंने 5 बुक्स ढूंढी कि अब से मैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा के साथ समय बिताऊंगा, लुइस हे के साथ समय बिताऊंगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ समय बिताऊंगा, होजे सिल्वा के साथ समय बिताऊंगा। तो मैं इन लोगों का एवरेज बनना चाहता हूं।
तो यानी अगर लोग नहीं है, सब कुछ ऊर्जा है आशीष जी। किसी की लिखी हुई किताब भी एक ऊर्जा है, किसी की कही हुई बात भी एक ऊर्जा है, और हमारा ये पॉडकास्ट जो आज यहां पर हो रहा है, ये भी हमारे जाने के बाद सालों सालों तक ऊर्जा के रूप में यहां रहेगा। जो इसको देख करके भी इस पॉडकास्ट के साथ समय बिता रहा है, वो भी कहीं ना कहीं हमारी एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर रहा है। जैसे आपने कहा कि ग्रेटिट्यूड करो, ठीक है, ग्रेटिट्यूड बहुत अच्छी चीज़ है, मैं मानता हूँ इस बात को कि जैसा आप करोगे वैसा आपका अंदर से मन हो जाएगा और आप एनर्जी को फ्लो भी करोगे। अब इसके साथ साथ मैंने देखा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम मनी को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं जी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मनी के साथ कैसे रिलेट होता है? बहुत अच्छा सवाल है आशीष जी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं मैं सही हूं या कोई और सही है, सब लोग सही हैं। जैसे श्री कृष्ण सब मार्ग बताते हैं, वो कहते हैं ज्ञान का भी मार्ग है, धर्म का भी मार्ग है, योग का भी मार्ग है, हर चीज के मार्ग से पहुंचोगे। तो मेरा अपना एक अलग मार्ग है। मुझे ऐसे लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक सबसे बड़ा रूल, बेसिक प्रिंसिपल जो हर जगह अप्लाई होता है, वो ये कि यू नेवर अट्रैक्ट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, यू ओनली अट्रैक्ट हु यू आर। आप कैसे हो, आपकी स्टेट कैसी है, वो चीजों को जीवन में आमंत्रित करेगी, आपका चाहना नहीं। जैसे हम आपस में ही बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूं आशीष जी, कब ऐसा हुआ कि आपने कुछ चाहा और मिल गया? मतलब मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। मतलब अगर हम चाहें और हमें मिल जाए, जैसे मैं कहूं कि आप चाहो कि कल आपको कुछ मिल जाए, तो क्या मिलेगा? मतलब प्रोबेबिलिटी 50-50 है। कई बार मुझे मिला है, मैंने जो चाहा है मुझे मिला है, मतलब मैं जेन्युइनली अगर आपको बताऊं, कई बार नहीं भी मिला है। लेकिन मैं आपको यहां पर एक चीज पे करेक्ट करना चाहूंगा। आपने जो चाहा है वो आपको मिला है, ऐसा आपको लग रहा है। आप जो हो, आपको वो मिला है। हमें लगता है हमारी चाहत से हमें मिल रहा है। इसीलिए कई लोग बोलते हैं यार मैं बहुत टाइम से कुछ चाह रहा हूं, मुझे मिल नहीं रहा, और कोई लोग को मिल जा। कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने चाहा नहीं फिर भी मिल गया हो? ऐसा तो बहुत बार होता है। तो यानी अगर चाहने से मिलता तो नहीं चाह रहे हो तो कैसे मिल गया? तो यानी चाहने से न तो मिल रहा है और न चाहने से या तो नहीं मिल रहा है। मिल कब रहा है? जब आपकी स्टेट जैसी है वैसा ब्रह्मांड आपको आपकी तरफ देता जा रहा है। मान लो एक चुंबक है, एक चुंबक के पास जितने भी लोहा का जितना भी आयन का कुछ भी होगा वो उसके पास अट्रैक्ट होके आएगा। लेकिन अगर एक लोहा चाहे कि मेरे पास और लोहे खिंच के चले आ जाए, तो क्या चाहने से होगा? नहीं होगा, होने से होगा। उसके अंदर मैग्नेटिक एबिलिटी होगी तो वो अट्रैक्ट कर पाएगा। ठीक वैसे ही हमारे अंदर भी एक ऐसी चेतना है, एक ऐसी ऊर्जा है, ऊर्जा का प्रवाह है जो लगातार हमारी स्टेट को रिस्पॉन्स दिलवा रही है इस ब्रह्मांड से कि मेरी स्टेट क्या है। और आशीष जी, मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ तब पाया जब मैं पाना चाह ही नहीं रहा था। तब मिला जब आप नहीं चाह रहे थे? नहीं चाह रहा था। जब मैं चाह रहा था तो मिल ही नहीं रहा था। क्योंकि चाहत का मतलब क्या है? मान लो आज मैं कहूं कि मैं 50 करोड़ रुपए चाहता हूं, इसका मतलब है कि मेरे पास नहीं है। तो मैंने एनर्जी, मुझे लग रहा है कि मैंने चाहत में मांग की एनर्जी दी है, लेकिन मैंने एनर्जी ब्रह्मांड को क्या दी है? लैक की, कमी की, कि मेरे पास अभी नहीं है भैया, मैं खाली हूं। मुझे एनर्जी जो मैं इस ब्रह्मांड को दे रहा हूं कमी की, तो ब्रह्मांड मेरी चाहत को रिस्पॉन्स देगा या मेरी एनर्जी को रिस्पॉन्स देगा? एनर्जी को। अगर चाहत को रिस्पॉन्स देता तो आशीष जी यहां तो सब हर कोई करोड़पति होता, फिर हर कोई होता ना। आई ओपनिंग चीज है सर। मतलब हमें जीवन में कुछ भी कब मिल रहा है? चाहने से नहीं मिल रहा है। आपको अगर जीवन में कभी भी कुछ मिला है, आपकी चाहत से नहीं मिला है। आपने जो चाहा, आपकी ऊर्जा भी वहां पर थी तो आपको मिल गया। आपने चाहा और आपकी ऊर्जा वहां पर नहीं थी। अच्छा, आप एक चीज देखो बड़ी इंटरेस्टिंग, अगर आप पीछे कभी हमारे माइथोलॉजिकल सीरियल्स या हमारे ग्रंथों इन सब चीजों को पढ़ो तो आप देखो राक्षस भी भगवान से वरदान मांगते थे। बिल्कुल, सबने राक्षस, वो कई बार राक्षस वरदान मांग के खुद भगवान के पीछे पड़ जाते थे। मतलब भगवान को यह पता है कि आदमी राक्षस है, फिर भी उसको दिया जा रहा है। लेकिन क्या उसके मांगने से मिलता था? बड़े ध्यान से देखना, नहीं मिलता था। वो पहले तप करता था। कई सालों तक तप चलता था। बिल्कुल। यहां तक बियर्ड आ जा, दाढ़ी आ गई, यहां तक चारों तरफ सांप ने अपना केंचुली बांबियां अपनी बना ली, चारों तरफ अपने घर बना। यानी वो पहले अपनी स्टेट चेंज करता था। अगर मांगने से मिलता तो वो कहता रावण इतना बड़ा योद्धा था, शिव का इतना बड़ा पुजारी था, शिव तांडव रचा उसने, यूं पढ़ दिया करता था। वो कहता भगवान मैं आपका बहुत बड़ा पुजारी हूं, मुझे ये वरदान दे दो।
उसने पहले तपस्या की, अपनी स्टेट, इनर स्टेट को काम किया, मांगने की इच्छा को खत्म किया और उसने कहा पहले मैं जीरो होता हूं, पहले मैं शून्य होता हूं, पहले मैं ध्यानस्थ होता हूं। फिर जब वो उसने अपनी स्टेट को बदला तो भगवान प्रकट हुए, बोले कि बोल भाई, तो भगवान हमारे सामने हमेशा प्रकट है और वो जो हमारी स्टेट है वो उसको एक ही शब्द बोल रहे हैं, तथा अस्तु। क्या मतलब है तथा अस्तु? जो चाहते हो वैसा हो जाए, जो तुम चाहते हो वैसा हो जाए। लेकिन वो भगवान उसके मांगने को नहीं बोल रहे हैं, उसकी स्टेट को बोल रहे हैं। जब उसने अपने आप को ध्यान कर, किसी भी कोई ऋषि मुनि थे, राक्षस थे, वो सबको ध्यान ही करना पड़ता था। आशीष जी वो सब ऐसे नहीं बोलते हेलो भगवान ऐसा करो कल 50 करोड़ भेज दो, ऐसा करो एक दिव्य अस्त्र, एक ब्रह्मास्त्र भेज दो। वो कहते थे तुम जब ब्रह्मास्त्र की स्टेट बनाओगे, यानी तुम अहम ब्रह्मस्मि की घोषणा करोगे, जब तुम ब्रह्म हो जाओगे तो ब्रह्मास्त्र छोड़ो, मैं खुद तुम्हारे पास आने को तैयार हूं। तो अपनी स्टेट को रिस्पॉन्स देना सीखना है कि भगवान, वाहेगुरु, गॉड, खुदा, परमात्मा या ब्रह्मांड या यूनिवर्स या डिवाइन इंटेलिजेंस मेरी स्टेट को जवाब दे रही है, मेरे चाहने को जवाब नहीं दे रही है। मतलब जितने भी लोग ये भगवान के आगे बोल रहे हैं कि मुझे नौकरी दे दो, मुझे प्रॉफिट दे दो, मुझे करोड़ों दे दो, मुझे घर दे दो, मतलब जिसकी जो भी डिमांड है, वो डिमांड जब हम करते हैं तो एक्चुअली में हम भगवान को ये सिग्नल दे रहे हैं कि मेरे पास ये है नहीं, नेगेटिव सिग्नल भेज रहे हैं। और वो उनको मिलता नहीं है, उनको मिलता नहीं है, कभी भी नहीं मिलता। वो अपनी स्टेट चेंज करते हैं, मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक्चुअली में करे कैसे? क्योंकि देखिए बहुत सारे लेमन लोग ये आज पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, वो ये तो समझ गए कि हम मुझे नहीं मांगना है, लेकिन मुझे करना क्या है? बहुत अच्छी बात है आशीष जी। मैंने थोड़ी देर पहले एक बात डिस्कस की कि मुझे मांगना नहीं है, हो जाना है। हो जाना, हो जाने का मतलब कि मैं भरा हुआ हो जाऊं। मैं अपने जीवन को पैसे से भरना चाहता हूं, हेल्थ से भरना चाहता हूं, रिलेशनशिप से भरना चाहता हूं। मैं वो मांगू नहीं, क्योंकि जब मैं मांगता हूं तो मैं भिखारी से ज्यादा कुछ भी नहीं हूं। बिल्कुल, कि मुझे दे दो, मुझे दे दो। हम भगवान की पूजा करने कभी नहीं जाते, हम मांगने जाते हैं। मतलब बुरा मत मानना, लेकिन ये एक्चुअल में ये है कि कोई कह रहा है कि मेरी नौकरी लगवा दो, मेरी शादी कर दो, मेरे बच्चे पैदा, अरे मतलब मांगते हो क्या? मतलब आशीष जी, मांगने वाले से जो मांगी गई चीज है वो बड़ी हो जाती है। मतलब मैं आपको, आप मुझे बोलो कि सर मैं आपके साथ हूं, मैं बोलो आप नहीं चाहिए आशीष जी, आपकी गाड़ी दे दो, तो आपकी गाड़ी मेरे लिए आपसे बड़ी है। बिल्कुल ठीक बात है। मांगने वाले से जो चीज मांगी जाए वो उससे बड़ी हो जाती है आशीष जी। कृष्ण बैठे हुए हैं, अर्जुन और दुर्योधन दोनों आते हैं। दुर्योधन आके उनके सिर की तरफ बैठ जाता है, अर्जुन आके पांव की तरफ बैठता है। दुर्योधन पहले आता है, लेकिन श्री कृष्ण जब उठते हैं उनकी नजर अर्जुन पर पड़ती है। वो कहते सामने बैठा था, पहले ये मांगेगा। दुर्योधन कहता है पहले मैं आया था। कृष्ण बोलते हैं चलो पहले तू आया था, तू मांग। मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो मेरे पास 100 अक्षुणी सेना है, और दूसरा मैं हूं। और मैं भी एक कंडीशन लगाता हूं कि जब युद्ध लड़ूंगा या युद्ध में आऊंगा तो अस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, और मेरी सेना को भी मैं कमांड नहीं दूंगा, मैं तो सिर्फ बोल। वो कहता फिर तुम मेरे किस काम के हो, तुम मेरी 100 अक्षुणी सेना मुझे दे दो। और वो व्यक्ति जिसने अस्त्र नहीं उठाया, शस्त्र नहीं उठाया, अपनी कूटनीति, अपनी राजनीति, अपनी योग्य नीति से उस व्यक्ति ने वो 100 अक्षुणी सेना भी खत्म। मांगने से मांगे जाने वाली चीज, स्वयं परमात्मा सामने खड़े, आप बोल रहे हो मेरी नौकरी लगा, मेरा बच्चा पैदा कर दो, मेरी शादी कर दो, आप उसको मांगो ना। तो मैं कहता हूं हम मांगे नहीं, हम भरें। किससे? एक ऐसे भाव से जो हमें यह बताए कि तुम ऑलरेडी भरे हुए हो। अब यह भाव कैसे आता है, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की, यह आता है ग्रैटिट्यूड से। आशीष जी, मेरे जीवन में पैसा नहीं है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, अब मैं 500 चीजें छोड़ के ये ध्यान दे रहा हूं कि मेरे पास पैसा नहीं है। अगर कोई वाकई यहां से सीखना चाहता है ना, क्योंकि इस चीज ने मेरी जिंदगी बदली है, इसलिए मैं यूं ठोक करके ये बात बताता हूं। अगर आप वाकई चाहते हो आपके जीवन में कुछ आए, तो जो ये 500 चीजें हैं, इनका आभार करना शुरू करो आशीष जी। हर एक इंसान को मेरा ये मैसेज होता है, आभार करना शुरू करो। क्योंकि आपकी स्टेट, जब आप 3 दिन तक लगातार आभार करोगे ना, जैसे अभी आप बैठे हो, पानी पियाओ, हो पानी मिल गया, आभार, क्या बात है। गाड़ी से कहीं जा रहा हूं, क्या बात है, आभार। क्या बढ़िया कपड़े डाले हुए आशीष जी, क्या कोट पैंट, क्या शानदार स्मार्ट लग रहे हो, आभार यार, बहुत बढ़िया यार, क्या कपड़े सिले हुए, क्या अच्छे डाले हुए हैं। लोगों के पास तन ढकने को कपड़े नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, कहने को माँ बाप नहीं है, बच्चे नहीं है, परिवार नहीं है, जीवन ऐसे ही गुजर जाता है। और अगर हमारे पास इनमें से कोई भी एक चीज़ है तो क्यों ना उसका शुक्र अदा किया जाए। बिल्कुल ठीक बात है। वेयर योर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। एक कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं मिसिंग टाइल सिंड्रोम। मिसिंग टाइल सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है, जैसे ये आपका हॉल है, ये रूम है, स्टूडियो है, इसमें 100 टाइल्स लगी हुई हैं, 99 ठीक है, एक टूटी हुई है, एक खाली जगह, एक है ही नहीं, टाइल लगी नहीं हुई। ध्यान कहाँ जाता है?
खाली वाले पर। उसको बोलते हैं मिसिंग टाइल सिंड्रोम। जिंदगी में 99 चीजें भरी हुई हैं, फिर भी इंसान का ध्यान उस खाली टाइल पर जाता है। लेकिन अगर वो बाकी की 99 को देखना शुरू कर दे तो भरा हुआ दिखाई देगा, खूबसूरत दिखाई देगा। लेकिन अगर वो उस एक को देखना शुरू कर दे तो खाली दिखाई देगा, कमी दिखाई देगी। तो मैं कहता हूं कि जीवन में जो है, अगर हम उसका आभार करना शुरू कर दे, वेयर योर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। पहले एनर्जी फ्लो कर रही थी कमी पे, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अब एनर्जी फ्लो कर रही है बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, इसका भी आभार, उसका भी आभार, इसका। मैं तो ये किसी को बोल ही नहीं रहा हूं कि पैसा नहीं है तो पैसे का आभार कर दो। मैं तो कह ही नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो है उसका कर दो। 3-4 दिन के बाद ही आप देखोगे कि आप आभार कर नहीं रहे हो, आप आभार हो गए हो। आप ही आभार हो गए हो। चलते फिरते, खाते पीते, बैठते, लाइट दे, ओहो क्या आभार है शंकर भैया, मेरा आभार शंकर भैया, आप मिले। जो व्यक्ति मिला, जो चीज मिली, जो इंसान मिला, जो सिचुएशन मिली, आपके अंदर से आभार ही आभार निकलता है। और आपकी स्टेट अब क्या है? भरी हुई स्टेट है। और ब्रह्मांड भरे हुए को भरता है। जीवन में पैसा नहीं है, क्या है? उसका ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दो, जीवन यूं बदलेगा। क्योंकि ये चीज एक समझ जाओ, ब्रह्मांड भरे हुए को भरता है, खाली को नहीं। आपके पास 500 चीजें भरी हुई हो सकती हैं, आपका ध्यान एक खाली पर है, 500 में से भी कुछ ना कुछ जाता रहेगा। पैसे नहीं है, आप उसका कमी का आभार, आप कमी के ऊपर पूरा फोकस कर रहे हो, धीरे धीरे सेहत जाएगी, धीरे धीरे अच्छे लोग जिंदगी से जाएंगे, धीरे धीरे अच्छी सिचुएशंस जाएंगी, कर्जा आएगा, सब आपका सब पूरा सिस्टम बदल जाएगा। लेकिन वहीं आपने 500 चीजें नहीं थी, सिर्फ एक ही चीज थी कि चलो सेहत तो अच्छी है, उसका आभार करना शुरू कर दिया। एक इंसान बोला मेरे पास आके, बोला सर कुछ भी नहीं है, मैं ही हूं बस, कोई वो है ही नहीं, 1 रुपया भी नहीं, कुछ कमाना चाहता हूं, कुछ वो नहीं। मैंने कहा तो आपके पास ये हाथ है बढ़िया बढ़िया। मैं कहा ये अगर कोई मांगे दे दो, 5 लाख रुपए में एक हाथ दे दोगे? बोला ना सर। मैं कहा अच्छा दोनों दे दो 10 लाख में? बोला ना। मैं कहा किडनी, लंग्स और ये बेच दो 2 करोड़ रुपए में? बोला नहीं सर। मैं कहा फिर करोड़ों रुपए का तो सामान लेके घूम रहे हो और कहते हो कुछ है नहीं, कुछ है नहीं। आप कहो इससे मैं करोड़ों रुपए बना तो नहीं सकता, बिल्कुल बना सकते हो अगर आपने इसके ऊपर फोकस करना शुरू किया कि बहुत कुछ है। तो जीवन में 500 चीजें हैं, 499 नहीं है, जो एक है उस पर फोकस करना शुरू करो, देखो कैसे ब्रह्मांड आपको भरना शुरू कर देता है। मतलब किसी इंसान के पास कुछ भी नहीं है, बस वो ग्रेटिट्यूड को फॉलो कर ले, आभार को फॉलो कर ले, जो है। आप सोचो आपके पास क्या है, और कमेंट्स बॉक्स में एक बार लिखना ज़रूर कि आपके पास 3 ऐसी चीज़ें जिसके लिए आप आभार व्यक्त कर सकते हो, और शायद यहीं से आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाए, यही वो पॉइंट हो। मैं तो आशीष जी, मैंने जब पहली बार ये सुना, मुझे किसी ने बोला तो मैंने कहा यार मेरे पास है क्या, और मैंने कहा तुम्हारा बोलना, जब किसी ने मुझे बोला कि तुम ग्रैटिट्यूड करो, मैं कहा भाई ज्ञान फैलना बड़ा आसान है। मैं कहा तेरे को पता क्या मेरे जीवन में क्या चल रहा है? वो बोला यार कुछ भी चल रहा हो, अगर तू जीवन बदलना चाहता है? मैंने कहा हाँ बदलना तो चाहता हूँ। कहता है एक तो ये ऑप्शन है कि तू कंप्लेंट करता रहे और फिर यहां से निकल, भाग जा यहां से। मैंने कहा नहीं बदलना है। बोला बदलना है तो एक काम करो कि जो है उसका। मैं कहा है ही कुछ नहीं, किसका आभार करूं? बोला तू सुबह उठ गया? मैं कहा हाँ उठ तो गया। बोला 3 लाख लोग सोते सोते चले गए, ये आभार नहीं है कि तुझे एक दिन और मिला है, प्रूव कर। मैं कहा यार हाँ है तो। बोले रोटी खाई? मैं कहा हाँ खाई। बोला कई लोग खाना नहीं मिलने की वजह से मर गए, आभार नहीं है? मैंने कहा है। बोला सर्दी में तू मर जाता है? मैंने कहा नहीं। बोला अखबार में हर बार न्यूज आती है कि ठंड लगने से, लू लगने से लोग मर गए, तू मरता है क्या? सर्दी से लोग मरते हैं? मैंने कहा नहीं। कहता किस वजह से मरते हैं? मैंने कहा शायद छत नहीं होती। सर्दी तो हमारे लिए भी आती है, गर्मी हमारे लिए भी आती है, लेकिन हम अंदर एसी के अंदर बैठे होते हैं, हमें पता नहीं लगता। कोई इंसान बाहर लू के थपेड़े खा रहा है, वो लू लगने से मर गया, लू नहीं मार रही है, वो छत नहीं है। कहता छत है तेरे सिर पे? मैं कहा। कहता आभार कर सकता है उसका कि तू मर नहीं रहा? मैंने कहा यार। कहता ऐसे ही ढूंढना शुरू करेगा तो चीज़ें अनगिनत निकलेंगी। और वाकई आशीष जी, मैंने एक नोटबुक ली, मैंने लिखना शुरू किया। मुझे एक इंसान मिला उसी दिन, कोइंसिडेंस, उसी दिन, बड़ा परेशान था। मैंने कहा क्या हुआ? बोले कुछ किडनी का इशू हो गया, यूरिन नहीं पास हो रहा। मैंने फटाफट नोटबुक खोली, मैं कहा किडनी तेरा आभार, धन्यवाद। आप जिस चीज़ को ऊर्जा देते हो वो बढ़ने लगता है। अगर मैं एक पैसे की कमी को पूरी ऊर्जा दे रहा हूं तो जीवन में जो सब कुछ है वो भी कम होता जाएगा। ब्रह्मांड भरे हुए को भरता है। इसलिए मैं बोलता हूं जो किसी को एक चीज़ अपने जीवन में अपनानी हो, कोई मुझे बोले सर आपका 1 घंटे का पॉडकास्ट होता है, मेरे पास तो 1 ही मिनट है सुनने के लिए, ये रील निकाल के कोई डाल दे कि सर 1 घंटे के पॉडकास्ट में कोई एक चीज़ बता दो करने वाली जो मैं करके मेरा जीवन बदल जाए, मैं कहता हूं इसने मेरा नहीं करोड़ों लोगों का जीवन बदला होगा। ये है ग्रैटिट्यूड, ये है आभार। जो जीवन में है
अच्छा है, गिनने लगोगे, माँ बाप हैं, दोस्त हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, घर में छत है, खाने को रोटी है, पीने को पानी है, कोई तो एक चीज है। अपना ध्यान हटाओ। वो गाना नहीं है, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। तेरा ध्यान कमी पे जा रहा है। जीवन में बड़े हीरोज बैठे हैं, इसके ऊपर किसी के ऊपर ध्यान दे के एक बार शुक्र अदा कर दे। जिसमें भी तुम्हारा विश्वास हो, भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, परमात्मा, बुद्धा, जीसस, महावीरा, एक बार कह दो कि भाई शुक्रिया इस चीज के लिए। ब्रह्मांड भरे हुए को भरता है, खाली को नहीं भरता। तुम संकेत दो कि तुम भरे हुए हो, आभार से, ग्रैटिट्यूड से, कृतज्ञता से। सर, ऐसा करने से आपको क्या लगता है कि लाइफ की चेंजिंग कितने समय में शुरू होगा? ऐसा भी हो सकता है कि हम आज कुछ करें और अगले दिन ही हमारी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाए? सर, लाइफ चेंज होने का मतलब है भाव चेंज हो जाना। लाइफ चीजों में घटित नहीं हो रही है। मान लो, मैं आपको एक एग्जाम्पल से ये समझाना चाहूंगा। कोई एक व्यक्ति है, वो 100 करोड़ रुपए कमाना चाहता है। हाँ। आपको क्या लगता है, जब वो 100 करोड़ रुपए कमा लेगा तो उसको क्या भाव आएगा? खुशी का भाव। खुशी, पहला भाव खुशी का हो गया। दूसरा क्या भाव आएगा? मेरे पास है। मेरे पास है। तीसरा क्या भाव आएगा? कोई इमोशन क्या आएगा? क्या फुलफिल हुआ? जो उसको नीड थी, जो वांट थी, वो पूरी हुई। मतलब अब वो सेटिस्फाइड हो गया। हाँ, सेटिस्फाइड हो गया। यानी हैप्पी हो गया, पूर्ण हो गया। दूसरे में आपने बोला, तीसरे में बोला सेटिस्फाइड हो गया। हम जीवन में कोई भी काम उस चीज को पाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम उसके इमोशन को फुलफिल करने के लिए कर रहे हैं। आशीष जी, मैं पैसा इसलिए कमा रहा हूं, समाज में मेरा इज्जत हो, मेरी नाम हो, मेरे को लोग पूछे। मैं बड़ी गाड़ी इसलिए लेता हूं, मेरे को 4 लोगों से अच्छा दिखे, लोग मुझे समझेंगे, तुम भी कुछ हो। अब मुझे वो गाड़ी एज अ टूल दिखाई दे रही है, लेकिन उसके पीछे मेरी इमोशनल फुलफिलमेंट कुछ और है। मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे इमोशनल फुलफिलमेंट चाहिए है। अगर वो इमोशनल फुलफिलमेंट आपको मिल रही हो किसी और चीज से भी, किसी और चीज से भी, तो आप जरूरी नहीं कि आप गाड़ी ही लेना चाहोगे। आपकी नीड है, जरूरत है तो आप लोगे, लेकिन पहले आप वांट के लिए ले रहे थे, आप नहीं लेना चाहोगे अगर आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट हो गई तो। बिल्कुल। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आपको चीज नहीं चाहिए, आपको उसके पीछे कुछ कंप्लीट करना है अपने अंदर। या तो आपको हैप्पीनेस चाहिए। मान लो, मैं कोई एक चीज है, एक चेयर है जो मुझे कंफर्टेबल नहीं फील करवा रही, तो मैं एक बड़ा सोफा लेके आता हूं। तो मैं बड़ा सोफा लेना चाहता हूं, ऐसा नहीं है। हाँ। मैं कंफर्टेबल फील करना चाहता हूं, उसमें नहीं हो रहा था, इसमें मैं कंफर्टेबल। तो मैं सोफा नहीं चाह रहा हूं, मैं कंफर्ट चाह रहा हूं। मैं पैसा नहीं चाह रहा हूं, मैं उससे हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, सेफ्टी, मेरे पास सिक्योरिटी हो। मैं एक्चुअल में वो चीजें चाह रहा हूं। तो अगर मैं वो भाव महसूस करना शुरू कर दूं, क्या जीवन में मान लो 100 करोड़ आए, आपने बोला कि उससे हैप्पीनेस आ जाएगी, किसी एक इंसान के पास आ जाए, तो क्या जीवन में सिर्फ 100 ही करोड़ हैं वो आएंगे तो हैप्पीनेस आएगी? क्या और भी कोई चीज है जिससे हैप्पीनेस आ सकती है? अरे वाह, ये आपने बड़ा अच्छा बात बोली। अब अगर बहुत और कोई चीजें हैं और मैं और चीजों पे ध्यान दे के हैप्पीनेस फील करना शुरू कर दूं, तो मेरा भाव परिपूर्ण हो गया। मैं जीवन में चीज नहीं चाहता हूं, मैं भाव चाहता हूं। अगर मेरा भाव परिपूर्ण हुआ तो उस भाव से जुड़ी हुई जो भी चीजें थी वो मेरे जीवन में आने लगेंगी। फिर चाहे वो 100 करोड़ हो, फिर चाहे वो बड़ी गाड़ी हो, फिर चाहे वो बड़ा घर हो, फिर चाहे वो अच्छा बिजनेस हो, नाम हो, इज्जत हो, दौलत हो, शोहरत हो। तो अगर मेरी गाड़ी से मेरी हैप्पीनेस अटैच है तो उस हैप्पीनेस को मैं कहीं और तलाशना शुरू कर दूं। मैंने ये प्रैक्टिस किया। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप कर ही दो, ये मैंने किया और मुझे जीवन में बदलाव मिले। मुझे लगता था कि मैं जब बहुत सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो आई विल बी हैप्पी। लेकिन मैंने फिर ये फिगर आउट किया कि यार मुझे हैप्पीनेस और किस चीज से मिलती है। तो मैंने फिगर आउट करके ढूंढा, यार मुझे ना किसी को कुछ बांटने से हैप्पीनेस मिलती है। एक दिन ऐसा हुआ, मैं अपने घर पे था तो मेरे फादर का बर्थडे आता है। मेरे फादर नहीं है अब, तो मेरे फादर के बर्थडे पे हम लोग ऑर्फनेज जाते हैं और बच्चों को कुछ दे के आते हैं। उस दिन मतलब कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ ऑर्फनेज में, अनाथालय में, कि मेरे आंसू निकल गए। मतलब मेरी पूरे परिवार के आंसू निकल गए। कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ, मैं शेयर नहीं कर सकता हूं। और जब मैं वहां पर वो कुछ उस बच्चे को दे रहा था, मुझे ऐसे लगा यार इससे ज्यादा खुश मैं जीवन में कभी नहीं हूं कि इस बच्चे के चेहरे पर मैंने ये मुस्कान लाई हो। मैं इससे ज्यादा खुश नहीं हूं। तो मुझे ये समझ में आया कि वो हैप्पीनेस जो मुझे लग रहा है कि वहां से मिलेगी, वो तो मुझे कहीं और से भी मिल रही है। तो मैंने वो काम करने शुरू किए जहां से मुझे हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, सेफ्टी, सिक्योरिटी, लव, ब्लिस, ये फीलिंग्स मिलने लग जाएं। और मैंने देखा कि जब मुझे वो कहीं और से फीलिंग्स मिलने लग गई तो ब्रह्मांड ने मुझे वो सब कुछ देना शुरू कर दिया जो मैंने उस फीलिंग के साथ जोड़ा हुआ था। मैंने जोड़ा हुआ था सक्सेस मिलेगी, वो फॉलो कर रही है हैप्पीनेस को। लोग बोलते हैं सर बहुत पैसा कमाऊंगा तो आई विल बी हैप्पी। मैंने कहा हैप्पी हो जाओ, पैसा अपने आप आ जाएगा, क्योंकि दोनों जोड़ रखे हैं आपने। आप कह रहे हो कि पहले
पैसा फिर हैप्पीनेस। मैं कह रहा हूं कि हैप्पीनेस को पहले ले आओ, पैसा उसके बाद आ जाएगा। दोनों जुड़े हुए हैं। आप कह रहे हो बहुत पैसा आएगा, सेफ फील करूंगा जीवन में, और कहां कहां सेफ फील कर रहे हो, नोट करना शुरू करो, पैसा अपने आप आने लगेगा। तो जो चीज आप पाना चाहते हो वो पाना नहीं चाहते, उसका एंड इमोशन हम पाना चाहते हैं। क्योंकि अगर कोई चीज पाना चाहते तो हम ये जानते हैं कि यहां से जाने के बाद भाई साहब हम साथ कुछ नहीं ले जा सकते। हाँ बिल्कुल, गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, घर में। इसका मतलब ये नहीं है पाना कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं हम वो इमोशन, भाव अपने प्राणमय मनोमय कोश में साथ ले जा सकते हैं, ये हम जानते हैं। वो संस्कार बन के हमारे साथ जा सकता है। तो एक्चुअल में हमारी चेतना उस इमोशन की फुलफिलमेंट चाहती है, और अगर मैंने वो इमोशन फुलफिल कर दिया तो आप देखो जीवन में सब डायरेक्शन से जो जो उस इमोशन के साथ आपने जोड़ रखा था, आपके जीवन में ना आने लगे तो नाम बदल देना। सर ये बात सब समझते हैं, उसके बावजूद युद्ध हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, लोग नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब कि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो भी एक कंपटीशन की दौड़ में हैं। सर ब्रह्मांड संतुलन बनाता है। ब्रह्मांड में 3 ऊर्जाएं काम करती हैं, सत्व, रजस और तमस। तमस को हम नेगेटिव एनर्जी मानते हैं, सत्व को हम बढ़िया एनर्जी मानते हैं, रजस को हम बैलेंस्ड एनर्जी मानते हैं। अगर तीनों में से एक भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और बाकी 2 कम हो जाएंगी, ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। ब्रह्मांड बैलेंस चाहता है। आप शिव को भी देखो, वो नर्तक भी हैं और वो संहारक भी हैं। वो डांस भी कर रहे हैं और वो तांडव भी कर रहे हैं। आप देखोगे यूनिवर्स पूरा ब्रह्मांड एक बैलेंस्ड ऊर्जा से चलता है। अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, रजस भी होगा, सत्व भी होगा, लेकिन वहीं तमस भी होगा, तो ब्रह्मांड का एक संतुलन बना रहेगा। और ऐसा नहीं आज, शुरू से। अब तो आज आप बोल रहे हो कि कोई भगवान नहीं है, कोई अवतार नहीं आ रहे। जब द्वापर युग है, जब त्रेता युग है, तब क्या कम दिक्कतें हैं? अभी तो आप सोचो दिक्कत बड़ी कम है कि भगवान नहीं आ रहे। मतलब भगवान अवतार लेके क्या आए हुए हैं? नहीं आए हुए। वो कहते हैं कल की अवतार होगा तब भगवान आएंगे। द्वापर और त्रेता में तो भगवान को खुद आना पड़ रहा है। सोचो कितना विध्वंस हो रहा होगा। आप कहते हो वो काल बहुत बढ़िया था। वो काल बढ़िया था कि 10-10 आदमी मिलके एक रजस वाला स्त्री को चौसर के मैदान में बुलाएं और उसको निर्वस्त्र कर दे और पूरा पुरुष समाज बैठा देखता रहे। वो समय बढ़िया था। क्या वो समय बढ़िया था जब एक राक्षस जो है, ऋषि मुनि जो तप कर रहे हैं, उनको मार मार के काट काट के खाने लग जाए? क्या वो समय बढ़िया? अरे सर, सब कुछ तब भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, और तब तो भयंकर हो रहा था, इसलिए भगवान खुद आए। कोई ना कोई अब आज नहीं आ रहे तो समझो इतना बुरा नहीं हो रहा है कि जितना। तो मैं ये नहीं बोलता हूं कि युद्ध जो हो रहे हैं ये सही है। जिनके साथ हो रहा है उनके साथ बड़ी दिक्कत हो रही है, बड़ी समस्या हो रही है, लेकिन ब्रह्मांड इन सब एनर्जीज से मिलकर के ही चल रहा है। अच्छाई भी है, बुराई भी है। लेकिन वही बात जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि 500 चीजें जीवन में अच्छी हैं, कुछ एक चीज जो है वो नहीं है। हमारा ध्यान उस पर होना चाहिए। जो जीवन में जिसका प्रारब्ध, जैसा कर्म, वो उस कर्म को उस हिसाब से जीवन में देखता है। हो सकता है ये चीज, मतलब हमें नहीं पता कौन सी चीज किस लिए हो रही है। मैं एक एग्जाम्पल देके अपनी बात को विराम दूंगा, समाप्त करना चाहूंगा। एक कोई पेरेंट्स थे, उनका बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसका एक दोस्त भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, दोनों सेम कोचिंग जाते हैं। जो दूसरा बच्चा है उसका आईआईटी क्रैक हो गया, उसका आईआईटी में एडमिशन हो गया, कोई बड़े अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया। इनके बच्चे का नहीं हुआ। ये बहुत दुखी हैं कि अरे भाई साहब, ये तो हमारे साथ बहुत ही गलत हो रहा है, ये तो क्या हुआ, ये तो हमारा बच्चा बहुत पढ़ता था, इसका नहीं हुआ, दूसरे का हो गया। वो दूसरा बच्चा आईआईटी में जिसने एडमिशन लिया, जिस दिन वो अपने कॉलेज जा रहा था, कॉलेज जाते हुए उसने स्टेशन से निकला, पहुंचा अपने डेस्टिनेशन पे और अपनी कैब ली, कैब लेके अपने कॉलेज की तरफ जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया और वो बच्चा वहीं। अब ये पेरेंट्स घर बैठे खुश हैं कि शुक्र है हमारा बच्चा वहां नहीं था। ये 3 दिन पहले रो रहे थे कि हमारे बच्चे का नहीं हुआ, किसी और का हो गया। अब ये खुश हैं कि शुक्र है हमारे बच्चे का नहीं। वो अगर उस कैब में होता, वो अगर वहां जा रहा होता तो क्या होता? अब वो जिनका बच्चा गया है वो बहुत दुखी हैं कि यार ये हमारे बच्चे के साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन सोचो वो बच्चा जो इस दुनिया से गया है, अब कोई अंबानी अडानी के घर कोई गुड न्यूज आती और वो वहां जाता हो, उसके लिए वो डेथ बढ़िया हुई थी अब बेकार हुई थी। इसके लिए पेपर का फेल होना अच्छा हुआ था या बुरा हुआ था। जीवन समग्रता से चलता जा रहा है और कोई भी एक इंसिडेंस उसके अच्छे या बुरे होने को डिफाइन नहीं करता।
आपके साथ भी आशीष जी, मेरे साथ भी आशीष जी, जीवन में जितने लोग इसको देख रहे हैं वो भी ये समझ पाएंगे कि जीवन में कभी 10 साल 20 साल पहले कुछ ऐसा हुआ होगा जो हमको लगा होगा कि यार जीवन ही समाप्त है, ये तो जीवन ही नरक हो गया। लेकिन आज हो सकता है हम ऊपर वाले का धन्यवाद करते हो कि यार वो दिन ना आता तो आज मैं यहाँ ना होता। सबके साथ ऐसा होता है कि वो कुछ ऐसा घटा है, वो ना घटता तो आज हम ये ना होते। तो जीवन में जो भी कुछ हो रहा है पता नहीं क्यों घट रहा है, वो न घटे तो पता नहीं आगे चल के क्या मिलने वाला है, कहाँ जन्म मिले, क्या जीवन मिले, क्या हो क्या नहीं। तो किसी एक छोटी सी चीज़ को देख के, जैसे बोलते हैं यू कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, सिर्फ कवर देख के बुक का अंदाज़ा नहीं लगता। किसी के 2 साल 5 साल, ब्रह्मांड के 5 साल देख के पूरे ब्रह्मांड का अंदाज़ा नहीं लगता। जो हो रहा है वो किसी ना किसी पर्पज़ के लिए हो रहा है, सब अच्छे के लिए हो रहा है, लेकिन हमारा ध्यान उस पर हो जो अच्छा हो रहा है तो जीवन बदल जाता है। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार सर। बहुत सारे लोग यहाँ पर हमारे चैनल को देखकर नया बिजनेस भी शुरू करते हैं। अब बिजनेस शुरू कर रहे हैं, बिजनेस में मेहनत करेंगे, सिस्टम में सब कुछ है, लेकिन वो कोई 2-3 बातें ऐसी क्या करें जिससे कि वो परिपूर्ण भी रहें और सक्सेस भी करें। मतलब आज कोई नए बच्चों को अगर आपको सिखाना हो कि अब व्यापार कर रहे हो तो ये 3 बातें फॉलो करना। आशीष जी, मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि जब आप व्यापार कर रहे हो एक ही बात फॉलो करो, इससे बड़ी बात धरती पे कोई नहीं है। इसको मैं बोलता हूँ द लॉ ऑफ प्राइस एंड वैल्यू। कि जीवन में आप जो भी बिजनेस, जो भी व्यापार करना, कुछ भी काम करना चाहते हो, प्राइस आपको तब फॉलो करता है जब आप वैल्यू देते हो। प्राइस हमेशा वैल्यू को फॉलो करेगा। मतलब कई लोग बोलते हैं यार मार्क जुकरबर्ग ने ये फेसबुक बना दिया, ये क्या वैल्यू दे रहा है लोगों को। मैं कहता हूं ये जो आप फोटो डालते हैं और उस पर 25 लाइक आते हैं, ये जो आपको आपके डोपामिन को रश करते हैं, जो आपके ऑक्सीटोसिन को बूस्ट करते हैं, ये उसने वैल्यू क्रिएट कर रखी है आपके जीवन में। ये जो आप यहीं कहीं पे भी किसी के गाने पे खड़े होकर नाच देते हो और 4 लोग आपकी तारीफ कर देते हैं, आपके जीवन में वैल्यू ऐड कर रखी है उसने। द मोर वैल्यू यू ऐड, द मोर प्राइज यू विल गेट। प्राइस एंड वैल्यू का लॉ, इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक आई ड्रॉप्स हैं छोटे से, कोई भी कंपनी के लगा लो, आंखों का कचरा निकालते हैं आई ड्रॉप्स थोड़ा सा। वो आई ड्रॉप बाजार में 100 रुपए का मिल रहा है। कितने का बनता होगा? 50, 60, 40। मार्केटिंग, ये एक्सपेंस, वो एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट और ब्रांड प्रमोशन और कई लेवल का वो प्रॉफिट मार्जिन सेलिंग बहुत पड़ता। मान लो वो पड़ता है 80 रुपए, 50 रुपए का, 50 रुपए का बन के 100 रुपए का बिक रहा है। एक होता है स्टंट, जो हार्ट में डलता है। आपको पता है वो क्या होता है? वो बेसिकली एक स्प्रिंग होता है जो आर्टरीज को एक्सपैंड कर देता है। अच्छा। वो पता है हॉस्पिटल में कितने का डलता है? 10,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का। हाँ, लाखों का डलता है, मैंने तो ये सुना है। वो बनता कितने का है? हार्डली 5, 7, 10 डॉलर का। हार्डली, मतलब 1,000 रुपए से कम का। 1,000 रुपए से कम का। एक चीज सिर्फ आंखों का कचरा निकाल रही है तो वो 20-30 रुपए कमा रही है। एक किसी का जीवन बचा रहा है तो वो लाख रुपए भी मांग रहा है तो मिल रहे हैं। कितनी वैल्यू आपने ऐड की, प्राइस उसको फॉलो करता है। आप जो भी धंधा, जो भी बिजनेस, जो भी काम कर रहे हो, सिर्फ एक चीज देखो कि आपने किसी के बिजनेस में कितनी वैल्यू ऐड की है। आपके बिजनेस से, आपके काम से लोगों के जीवन में बदलाव कितना बड़ा आएगा। पहले हमारे पास आप देखोगे हमारे पेरेंट्स के टाइम पे बैग्स होते थे, बैग्स, घर के सिले हुए कपड़े के बैग होते थे। जब हम दादी नानी, चाचा मामा ताऊ कहीं भी जाते थे तो वो कपड़े के सिले हुए बैग लेके जाते थे, उठाने पड़ते थे वो ऐसे। किसी ने बोला भाई बैग तो ऑलरेडी बन गए हैं, अब इसमें क्या एवोल्यूशन, क्या नया करो, इस इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाओ, कैसे वैल्यू ऐड करें। किसी एक भले इंसान ने आके सोचा होगा कि बड़ा भारी है, इसके नीचे पहिए लगा दो। कितनी बड़ी मार्केट क्रिएट कर दी आशीष जी। बिल्कुल, बिना पहिए के बैग नहीं। अरे भैया आज स्कूल के बैगों में पहिए आ रहे हैं। स्कूल के बैग में बच्चा स्कूल का बैग नहीं उठा रहा, वो भी ऐसा ट्रॉली टाइप में। हाँ, वो ट्रॉली की तरह उसको लेकर के जा रहा है। तो यानी वैल्यू ऐड करने का स्कोप कभी खत्म नहीं होता। जो चीज, बैग तो बन गए थे, उसमें क्या वैल्यू ऐड की जा सकती है कि इसको और आसान बनाओ, लोगों को उठाना ना पड़े, इसमें पहिए लगा दो। तो आपने जब आपने लोगों के जीवन में कोई वैल्यू ऐड की, चाहे एक मुस्कुराहट से, चाहे किसी चीज को आसान करके, चाहे वो 2 पैसे फालतू कमा सके, चाहे उनका दर्द कम हो, चाहे उनका प्लेजर बढ़े, जहां वैल्यू एडिशन होगा वहां प्राइस फॉलो करेगा। कोई बिजनेस, कोई धंधा इस भाव से करो कि मैं लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड क्या कर रहा हूं, जितनी बड़ी वैल्यू उतना बड़ा प्राइस।
मतलब वैल्यू ज़्यादा बड़ी चीज़ है, आपको वैल्यू देनी है, प्राइसिंग तो अपने आप आएगी। प्राइस फॉलो करता है आशीष जी। मैं मेरा एक ये पॉडकास्ट में बोला था, बहुत ये मतलब इसके रील्स बहुत वायरल हुए, मैं आपके यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगा। कई साल पहले बात की थी, मैं एक सब्जी वाले से कुछ केले खरीद रहा था। तो जैसे कभी भूख लगती है, रास्ते में कहीं जा रहे हैं, तो मैं चटर पटर पैकेट लेने की जगह मैं सोचता हूँ फ्रूट ले लिया जाए। तो उससे केले लिए, तो मैंने कहा भैया 1 दर्जन केले दे दो। कितने पैसे हुए? उसने बताया कितने पैसे हुए। मैंने देखा और खोला, तो मैंने देखा यार, मैं कहा तो ज़्यादा लग रहे हैं। तो गिना तो केले 13 थे। अब दर्जन में कितने केले होते हैं? 12 होते हैं। तो मैं उतरा, मैंने कहा भैया ये तो केले 13 है, मैंने तो 1 दर्जन बोला था। बोला भैया हमारा दर्जन 13 का है। मतलब एक्स्ट्रा दे रहा है। बोला मैं दर्जन में 1 फालतू देता हूं। क्यों? अब मैं कभी भी जीवन में मुझे वो इंसान दिखेगा तो मेरा मन करेगा उससे खरीदने का। उसने मुझे कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू दी है। मैंने ये नहीं पूछा कि तूने इस 13वें केले के 5 रुपए फालतू तो नहीं लिए, लेकिन मुझे ये लगा वो बोल रहा है मेरा दर्जन 13 का है। तो उस दिन मैंने भी एक भाव बनाया कि दर्जन तो 13 का होना चाहिए। आप 1 फालतू दो, 1 फालतू एक्स्ट्रा ऐड करो, वैल्यू। हो सकता है बहुत ऐसी कंपनीज हैं सर, पहली बार में पैसा नहीं कमाती। हाँ, पहली बार में आप देखोगे बड़ी बड़ी कंपनी है, ये देती रहती हैं। हाँ। मतलब वो पहली बार में न कमा के वो उस कस्टमर को वैल्यू देती हैं, ताकि ये जिंदगी भर 100 साल जिएगा, हमसे ही खरीदेगा। तो वैल्यू दोगे तो प्राइस पूरी जिंदगी भर उसका फॉलो करेगा। और अगर आपने गलत वैल्यू एक बार दे दी तो जिंदगी भर वो दोबारा आपके पास कभी नहीं आएगा। इसलिए वैल्यू दो, जो भी आप दे सकते हो आपके काम के हिसाब से। आप सर्विस अच्छी दे सकते हो, क्योंकि आज सर्विस का बड़ा टोटा है, बिल्कुल घाटा है। सर्विस नहीं है, मतलब आफ्टर सेल सपोर्ट, आफ्टर सेल सर्विस है ही नहीं। बेच दिया, काम खत्म। लेकिन आप किसी एक ऐसी जगह जाते हो, उन्होंने कुछ बेचा था, कुछ खराब निकल आया, और वो आपको बोलते हैं छोड़ो सर इसको रखो, मैं आपको रिप्लेस करके दूसरा देता हूं। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। आप किसी भी अच्छे ब्रांड में जाओ, डोमिनोज में गए, पिज्जा खाया, आधा खा लिया, मजा नहीं आ रहा, आके बोला पूरा वापस नया ले लो। आप क्या 10 लोगों को उसके बारे में नहीं बताओगे? बताते हैं। ब्लिंकिट ने आपके घर सामान भेजा, आधा किलो आलू कम आ गए, आपने ब्लिंकिट को फोन किया मेरे आधा किलो आलू कम है, वो कहते हैं जी कर देते हैं, पैसे रखो और आलू भी रखो। आप 10 लोगों को नहीं बताओगे ब्लिंकिट ने ऐसा किया। माउथ पब्लिसिटी से बड़ी मार्केटिंग है ही नहीं कोई। माउथ पब्लिसिटी से बड़ी मार्केटिंग है ही नहीं। और माउथ पब्लिसिटी तब होती है जब आप वैल्यू दे रहे हो, बिल्कुल सामने वाले को कुछ मिला है। ये चीज एक बिजनेस में उतार लो, हर कोई अपने बिजनेस के हिसाब से उतार सकता है। थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग और बिजनेस यहां से यहां पहुंच जाता है। आशीष, वैल्यू और सर्विस, ये 2 बड़ी चीजें हैं। जो काम कर रहे हो तो कर ही रहे हो, लेकिन वैल्यू के साथ साथ आप सर्विस देना शुरू करो और आप कुछ भी कर सकते हो। सर, एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आपने एनर्जी की बात की, आपने कहा पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करेगी। लेकिन मैंने अक्सर ऐसा देखा कि लोगों को नेगेटिव एनर्जी भी अट्रैक्ट करती है। कई बार जैसे नज़र लगना नहीं बोलते हैं कि मेरे व्यापार को नज़र लग गई, मेरे बिजनेस को नज़र लग गई, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, अचानक से बिजनेस बंद सा हो गया। तो क्या एक्चुअली में ऐसा होता है, नज़र लगती है या नेगेटिव एनर्जी? बहुत अच्छा सवाल है जी। मैं इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं मान लो, लेकिन मेरा ये अवधारणा है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और कोई जबरदस्ती नहीं है कि इसको मानो। अब तक मैंने जो भी कहा वो सब प्रूवन चीजें हैं। अब मैं आपको एक एनालॉजी देना चाह रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझाता हूं। एक ये कि नजर लगती है, और दूसरा ये कि नजर नहीं लगती है। अगर नजर लगती तो अंबानी तो खत्म था। मतलब इससे ज्यादा नजर किसको लगाओगे? लेकिन छोटे अंबानी को तो मोदी से ज्यादा नजर किसको लगाओगे? हाँ, उसको तो अंबानी से ज्यादा नजर किसको लगाओगे? अगर नजर लगती पहले, इसलिए मैंने 2 पॉइंट्स रखे हैं। जब आपने छोटे ऐसा बोला ना, इसलिए मैंने 2 पॉइंट्स रखे। आपको नजर किसी दूसरे की वाइब्रेशन तब लगती है जब आप उसके वाइब्रेशनल लेवल पर होते हो। एक बार फिर से मैं चाहूंगा आपको सर, हमें किसी दूसरे की नजर, या इसको अच्छी या बुरी चीज नहीं बोलते, इसको वाइब्रेशन बोलते हैं। किसी की वाइब्रेशन अच्छी भी मिल सकती है, बुरी भी मिल सकती है। आपको किसी की वाइब्रेशन तब मिलती है जब आप उसके लेवल पर होते हो। जैसे मान लो आपने कल 2 करोड़ रुपए कमा लिए, आपके साथ आपका कोई दोस्त है, वो बेचारा नहीं कमा पा रहा। अब ऐसा नहीं है कि वो आपको नजर लगाएगा, लेकिन आपके 2 करोड़ कमाने से उसका लैक ट्रिगर हो गया है। आपने बताया यार मैंने ना 2 करोड़ कमा लिए एकदम से। अब वो आपको नजर नहीं लगाएगा, दोस्त है आपका, लेकिन उसके अंदर तो कमी का भाव ट्रिगर हो गया ना। चाहे वो आपका कितना ही अच्छा दोस्त हो, कितना ही बढ़िया रिश्तेदार हो, उसके कमी का भाव क्यों ट्रिगर हुआ? क्योंकि उसके बिल्कुल साथ वाला व्यक्ति बिल्कुल साथ कुछ कर गया और वो रह गया। लेकिन अगर अंबानी 2 करोड़ कमा ले तो क्या उसको कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं।
तो हम जिन वाइब्रेशनल लेवल पर जिन लोगों के समानांतर हैं उनकी वाइब्रेशंस हमें कैच करती है। मान लो आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई है, आप बिल्कुल अलग जॉनरा में अलग, आप हाई वाइब्रेशनल इंसान हो। एक इंसान यहाँ है, वो कह रहा है यार आशीष जी बहुत पैसा, आशीष जी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, इसकी नजर आपको लग ही नहीं सकती है क्योंकि आप इसके रेल्म में ही नहीं हो। यहां पर 99 FM है, यहां पर 100 FM है, यहां कोई गाना चलता रहे, आपने जब 100 पे ट्यून कर रखा है तो 99 आपको सुनाई नहीं देगा, 101% नहीं देगा। आप जब इसके लेवल पर हो, आपने भी 99 ट्यून किया, अब आप इसी की जो वाइब्रेशन है उसको रिसीव कर रहे हो। आपने 100 FM लगा लिया, ये बजता रहे, बजता रहे, कितना ही बजता रहे, थोथा चना बाजेगा ना, ये बजता रहेगा, लेकिन आप अलग वाइब्रेशन पर हो, इसकी वाइब्रेशन आपको छू भी नहीं सकती है। इसलिए लोगों को नजर लगती है, मैं बोल 100%, लेकिन वही लगा सकता है जो आपके वाइब्रेशनल लेवल पर है। आप एक घर में रहते हो, एक एड्रेस है आपका, आपके पास कोई चिट्ठी भेजे आपके घर के एड्रेस पर मिलेगी? 100% मिलेगी। आपके घर के एड्रेस पर कोई चिट्ठी भेज रहा है, आप एड्रेस बदल गए, आपका मिलेगी। वो पुराने एड्रेस पे चिट्ठी भेज रहा है, चिट्ठी अभी भी आ रही है, आपको नहीं मिल रही है। सिंपल सर। और अगर आप कहो कि मैं हायर वाइब्रेशन पर हूं और हायर वाइब्रेशन वाला कोई मुझे नजर लगाए, ये जिस वाइब्रेशन पर आप ऊपर उठते जाते हो ना, यहां नजर लगाने वाले लोग बचते नहीं है, यहां दुआ देने वाले लोग बचते हैं, आभार व्यक्त करने वाले लोग बचते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं अपनी जिंदगी में अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो उन एनर्जी वेम्पायर्स से करो जिनके अंदर कमी का भाव है। क्योंकि आपकी किसी छोटी सी, आपका रिश्तेदार हो, आपका दोस्त हो, आपका भाई हो, अगर उसको आपको देख के कमी ट्रिगर होती है तो आपको वहां से ऊपर निकल जाना चाहिए। कोई बुराई नहीं है उसको छोड़ देने में और आगे बढ़ जाए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर वो है, मतलब उसके पास धन नहीं हो सकता, दौलत नहीं हो सकती, लेकिन आपने 2 पैसे कमाए और वो आपको दुआ दे, वो कहता है और तरक्की करो यार। ऐसे लोग भी तो होते हैं, बहुत लोग होते हैं सर। बिल्कुल, आपने कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जो मतलब कि पर्सनली ट्रिगर हो रही है। अगर कोई ऐसा इंसान है जो हर बार आपको ये कहे कि मतलब कि आपके अंदर कमियां ही निकाले, तो उस इंसान के साथ रहना सही है या नहीं है? देखो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहली बात बिल्कुल 100% सब्जेक्टिव इसलिए है कि अगर आपके पास ऑप्शन है उससे दूर निकल जाने का तो 100% निकल जाना चाहिए, 100%। और अगर नहीं है तो इसको मैं बोलता हूं मेंटल डिवोर्स। मानसिक रूप से आप उसकी ऊर्जा के साथ मत जुड़िए। मतलब वो बोलता रहे, आप सुनो, फ्रीक्वेंसी चेंज कर लो, फ्रीक्वेंसी चेंज कर लो। और मैं बोलता हूं ऐसे व्यक्ति से आप अपना और उसका कुछ भी डिस्कस मत करो, कुछ भी डिस्कस मत करो। ओ यार ये कब तक लगता है ईरान और इजराइल, यार ये कब तक, आप टॉपिक ही आप ये करो ही नहीं कि यार मैं आज पॉडकास्ट करके आया, मैंने 2 करोड़, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा काम, आप छोड़ दो। आपको यार वो पिछले महीने वो जो क्या कहते हैं बोल रहे थे बिल गेट्स बारिश करा, वो क्या था यार, असली में बिल गेट्स बारिश करा रहा क्या? मतलब आप उसका ध्यान, अब वो बिल गेट्स को गाली नहीं, अब वो कहीं और, उसकी फ्रीक्वेंसी कहीं और, किसी उसके तीर चलते रहे, आप वहां हो ही नहीं, आप वहां हो ही नहीं। अब वो कहीं और ही तीर भेज रहा है, आपको नहीं भेज रहा है। तो जब भी ऐसे व्यक्ति से या तो दूरी बना सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं बना सकते हो तो उससे जीवन, बिजनेस, परिवार डिस्कस मत करो। उससे एक ही चीज डिस्कस करो कि यार वो, क्योंकि जब आप किसी से कोई सवाल पूछते हो ना, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हो, तो सामने वाले बंदे को होता है कि यार मैं ज्ञान दूं, है ना। और जब आप उससे बड़ा सवाल पूछते हो, आपको यार ये तुझे क्या लगता है यार, ये इजराइल सही है, ईरान सही है, यूएस सही है या पाकिस्तान सही है? अब देखो आधा घंटा कैसे निकलता है। तो अगर उसके साथ बैठना ही पड़ जाए तो चर्चा थर्ड पार्टी की करो, फर्स्ट और सेकंड की नहीं। मतलब आप खुद सॉलिट्यूड में आ जाओ, कहने का मतलब ये है। और अगर आप उससे चेंज कर सकते हो अपने आप को कि कम से कम मिलना हो, कम से कम बात करना। कई बार तो ऐसा होता है, पॉसिबल है कि यार मैं 5 दिन इससे मिला ही नहीं, लेकिन कुछ लोग घर में ही होते हैं तो पॉसिबल नहीं होता। तब पॉसिबल नहीं है तो वो टॉपिक्स वो डिस्कस करो जहां उसकी ऊर्जा कहीं और जाती रहे, और फिर वो डिस्कस करो, बोले यार ये तूने बात बहुत बढ़िया, चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर। डाइवर्जन बड़ी चीज़ है, वो कर दो तो आपकी लाइफ अपने आप सेटल होना शुरू हो जाएगी। सर बहुत 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 शानदार, मुझे लगता है कि इतनी सारी चीज़ें हैं सर, ये पूरा मैं पर्चा बना कर आया था, इसमें से एक भी सवाल मैंने नहीं लिया। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप बोल रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है कि जो जितनी चीज़ें हो रही हैं ये सब चीज़ें बहुत आसान है करना, और बहुत बड़ी आसानी से सब चीज़ें हो सकती हैं। और व्यापार में अगर आपको सिर्फ परिपूर्ण का भाव रखना है और ये भाव रखना है कि
वैल्यू ऐड कर, वैल्यू ऐड करो, बस सर्विस दो। सर मैं आपके सेशन में भी आया हूँ जहाँ आप 6-7 दिन का आपका पूरा रिट्रीट होता है। मैं देखता हूँ लोग झूम रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं और बिल्कुल एक अलग ही ऑरा में चले जाते हैं। कभी ऐसा भी कुछ हुआ है कि जिसने आपको इमोशन में ला दिया हो? हाँ बिल्कुल हुआ है सर। मैं कभी नहीं बल्कि हर बार मुझे ऐसा अनुभव होता है कि किसी ना किसी इवेंट में, हमारे रिट्रीट में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि क्या भगवान ने मुझे चुना इस काम को करने के लिए। मतलब लोगों के जीवन में जब बदलाव आते हैं, किसी की सेहत ठीक हो जाती है, किसी के रिलेशनशिप्स बेटर हो जाते हैं, किसी के सक्सेस की तरफ वो बढ़ने लगता है, कोई करियर में ग्रोथ करने लगता है, कोई हेल्थ को ठीक करने लगता है, तो मुझे तब मैं भी भाव विभोर होता हूँ और मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी सर्विस टू ह्यूमैनिटी है कि मुझे उस डिवाइन सुप्रीम बीइंग ने चुना कि मैं लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर पाऊँ, लोगों को उस भाव में ला पाऊँ जहाँ वो कमी से हटकर उस परिपूर्णता, संपूर्णता और भरे होने के भाव में आ जाए। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है। और हर बार, हर रिट्रीट में, जब रिट्रीट का आखिरी दिन होता है तो मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि वो जितने भी लोग वहाँ आए होते हैं, मुझे लगता है कि कोई भी वहाँ एक्सीडेंटली नहीं आता। मतलब अगर 100 लोगों को रिट्रीट के बारे में पता चलता है तो 2 ही आ पाते हैं, और मुझे लगता है 2 वो होते हैं जो मेरे फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट करते हैं, वो आ पाते हैं। तो मैं कृतज्ञता से भर जाता हूं कि मुझे कुछ चीजें इनके साथ, मेरी तो नहीं है, सब एंशिएंट इंडियन हीलिंग साइंसेज हैं, सब भारतीय प्राचीन परंपराएं हैं जो मैं लोगों के साथ वहां करवाता हूं और शेयर करता हूं। तो मुझे लगता है कि शायद इसने मुझे इस लायक समझा कि मैं ये 2 चीजें इसके साथ शेयर करके बदलाव ला पाया। तो भाव विभोर होता हूं, भावुक होता हूं, और जब उनके जीवन में वाकई उससे बदलाव आता है तो मतलब चमत्कार हो जाता है। कई बार एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि आपके रिट्रीट में अगर 200 लोग आते हैं तो कितने लोगों का जीवन बदल जाता है? तो मैंने कहा कि 100 लोगों का जीवन बदल जाता है। तो बोला मतलब 50% लोगों का जीवन बदल जाता है? मैंने कहा नहीं, 50% लोग वो करते हैं जो मैं बताता हूँ, बाकी करते नहीं। जो करते हैं उनका बदल जाता है। तो अगर करें तो सबका जीवन बदल जाए। और अब जो ये मैं बदलाव देखता हूँ कि रिट्रीट में जितने लोग आते हैं वो उस लेवल पर पहुंच जाते हैं, वो उस भाव दशा पर, मैंने बोला ना हम चीज़ नहीं चाहते, हम उसकी इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हैं। और जब हम उनके थीटा स्टेट को, उनके ब्रेन के सबकॉन्शियस माइंड का जो पार्ट होता है उसको जब हम वो कमांड्स देते हैं और उससे वो अपने जीवन में बदलाव देखते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी कृतज्ञता है उस परमात्मा ने मुझे चुना ये करवाने के लिए। तो बाकी भाव विभोर हो जाता हूँ। सर मैंने देखा कि वहाँ पर लोग शेयरिंग तो करते ही करते हैं, लेकिन अक्सर मैंने देखा कि लोग रो भी रहे होते हैं, मतलब ना उनके इमोशंस बाहर आ रहे होते हैं। तो क्या पब्लिकली रोना सही है? आशीष जी, अभी यही सेम जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की, सेम यहाँ पर अप्लाई होती है। अगर आप जिस फ्रीक्वेंसी पर हो उस फ्रीक्वेंसी के लोग जो हैं आपके साथ रेजोनेट करते हैं, उन्हीं की सब चीजें आपको मिल पाती हैं। तो मुझे लगता है वहां पर जो लोग होते हैं वो सब ग्रोथ माइंडसेट के साथ आते हैं। और वो जो लोग रो रहे होते हैं या जो भी उनके इमोशंस एक्सप्रेस हो रहे होते हैं, वो सिर्फ एक के नहीं हो रहे होते हैं, सबके हो रहे होते हैं। वहां पर लोग आते ही इसलिए हैं कि वो अपने जीवन के ट्रॉमास, अपने इमोशनल पेन, अपने बर्डन्स, जन्मों जन्मों से जो हम कैरी करके आ रहे हैं, हमारे प्राणमय और मनोमय कोश में बैठे हुए हैं, जिनका हमें पता भी नहीं है, उनको निकालने के लिए आ रहा है। तो वो सब देख रहे हैं कि हम सब सेम जर्नी पे हैं, और वो एक दूसरे के इस भाव को देख करके बाद में हम सेलिब्रेट करते हैं। हमारा एक दिन होता है कैथारसिस, जिसमें हम इमोशंस को जलाते हैं और सारा वो प्रोसेस करते हैं। उसके बाद हम पार्टी करते हैं, फन करते हैं, मस्ती से नाचते हैं। तो वो दूसरे लोग एक दूसरे के उन भावों को निकलता हुआ देख करके खुश होते हैं कि इसकी जिंदगी से भी ये निकला, इसके जीवन से भी ये दुख निकला, इसके जीवन से भी ये समस्या और परेशानी निकली, इसके जीवन में मोलेस्टेशन थी, अरे भैया निकल गई, कंग्रेचुलेशंस। तो वहां जो फ्रीक्वेंसी है बहुत हाई है। तो जब बाकी लोग आपको देखते हैं, वही अगर आप यहाँ समाज में कहोगे तो लोग ये क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है, लेकिन वहां पर जो लोग हैं सब एक हायर फ्रीक्वेंसी पर, एक ही माइंडसेट, एक ही जर्नी पर हैं। तो वो लोग आपको देख करके खुश होते हैं कि आप जो एक्सप्रेस कर रहे हो मैंने भी वो एक्सप्रेस किया, तुमने क्या निकाला, मैंने ये निकाला। तो आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, क्योंकि सब एक हायर ऊर्जा के साथ जुड़े हुए हैं। और मुझे भी आनंद आता है जब वो सब लोग अपने जीवन से वो सब निकाल के वहाँ छोड़ करके चले जाते हैं और जीवन को बेहतर कर जाते हैं। मुझे लगता है इससे बड़ी प्रार्थना मेरी कोई नहीं हो सकती जो मैं उन लोगों के साथ वहाँ 6 दिन समय बिताता हूँ। मैं ऑन कैमरा आप सब लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूँगा। मैं फुल फैमिली के साथ गया था, अपनी वाइफ और बच्चों के साथ। 5-6 दिन का ये पूरा सेशन था, और इसमें आपको वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस मिली शायद जो आपने अपनी पूरी लाइफ में नहीं की होगी। मैं 45 साल का हूँ, 45 साल में मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया जो 5 दिनों में एक्सपीरियंस कर लिया। आप मैनिफेस्ट चीज़ों को करते हो, आप अलग अलग ही एक मनोदशा में चले जाते हो, आप अनुभव करते हो कुछ चीज़ों का। और वहाँ पर जाने से ना कि सिर्फ आपकी हेल्थ, बल्कि जब आप वहाँ से वापस आते हो तो आपकी वेल्थ, आपके रिलेशनशिप, आपके काम करने का तरीका, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो सर लास्टली मैं आपसे बस एक ही सवाल पूछना चाहूँगा, कुछ ऐसी आदतें, मतलब
हर आदमी चाहता है कि मैं कुछ आदतें छोड़ दूं या कुछ आदतें अपनी लाइफ में ना रखूं, तो वो आदतें बदलने के लिए कोई 2-3 चीज़ें अगर करनी हो, जैसे मान लीजिए मुझे चाय बहुत पीने की आदत है, किसी को सिगरेट की आदत है, किसी को और कोई आदत हो, अगर वो आदत छोड़नी हो, आदत चेंज करनी हो, तो उसके लिए वो क्या करे? बहुत अच्छा सवाल है आशीष जी। आदत छोड़ने के लिए रिपीटिशन लगती है कि बार बार हम प्रयास करें, लेकिन वो जो रिपीटिशन है वो हमारी विल पावर से लगती है, और विल पावर की एक लिमिट है, वो एग्जॉस्ट हो जाती है। आदतें कभी भी आपका कॉन्शियस माइंड बदल नहीं सकता। आदत कहाँ बैठी है? सब कॉन्शियस में। हम बदल किसको रहे हैं? कॉन्शियस को। तो हम जब तक कॉन्शियस को बदलते रहेंगे, आदत कोई भी नहीं बदलेगी। कोई सिगरेट पीता है, कोई शराब पीता है, कोई पॉर्न देखता है, कोई सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है, कोई चाय, हर एक की आदत है। हाँ। वो आदत गहरे तलों में, जिसको हम मन बोलते हैं, मन में बैठी है, और हम लोगों की बुद्धि को समझाते हैं। बुद्धि और मन अलग अलग काम कर रहे हैं। बुद्धि जानती है, मन अलग अंदर गहरे में बैठा हुआ है। सिगरेट के पैकेट में छपा हुआ है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो क्या बुद्धि को नहीं पता? बुद्धि को पता है कि ये इंजूरियस है, लेकिन फिर भी मन बोल रहा है कि आनंद आता है इससे, पी लो। हम क्या सर कर रहे हैं? सिगरेट के पैकेट पे और बड़ा छाप दो, मूवी शुरू होने से पहले और बड़ा दिखा दो। कोई नहीं छोड़, इससे कोई नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि आपने उसके कॉन्शियस माइंड से बात की है। आदत गहरे नीचे बेसमेंट में सबकॉन्शियस में बैठी हुई है। तो जब सबकॉन्शियस का द्वार खुलता है, यानी कॉन्शियस का मतलब हमारे ब्रेन की ब्रेन वेव्स होती हैं अलग अलग, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, गामा। बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, गामा, अलग अलग ब्रेन वेव्स हैं। हम बीटा में हैं, आप और मैं इस समय बीटा में हैं, चेत अवस्था में, सचेत अवस्था में, जिसको हम चेतन अवस्था बोलते हैं। मेरी कोई बुरी आदत है और आप मुझे बोलो कि यार ये आदत छोड़ दो, तो मुझे आधा घंटा तो लगेगा, ठीक है यार आशीष जी बोल रहे हैं छोड़, लेकिन आधे घंटे बाद जैसे ही मुझे ट्रिगर मिला, आपने मेरी बुद्धि से बात की, मेरे मन से नहीं की। मेरे मन से बात करने का तरीका है कि बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा की जो अवस्था है वो मेरे मन की अवस्था है। तो थीटा की स्टेट में अगर किसी को कोई बात बोली जाए, जैसे हम रिट्रीट में पार्टिसिपेंट्स को थीटा की स्टेट में लेकर के जाते हैं, हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो हमारे माइंड, सबकॉन्शियस माइंड का ही परिणाम है। मेरे पैटर्न सबकॉन्शियस माइंड के नहीं बदल रहे, जीवन नहीं बदल रहा। तो लोग बोलते हैं आपके रिट्रीट में आने से लोगों का जीवन बदलता कैसे, ऐसा क्या सिखाते हो? हाँ। मैंने कहा क्या तो सिखाते तो वही हैं, लेकिन वो उसके कॉन्शियस माइंड को नहीं, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड को सिखाते हैं। वो उसकी बीटा की स्टेट को नहीं, अल्फा और थीटा की स्टेट को सिखाते हैं। तो पहले हम उसको गहरा लेके जाते हैं, जब वो ध्यानस्थ अवस्था में होता है, जब वो गहरा होता है, जहां उसका सबकॉन्शियस माइंड का द्वार ओपन होता है, उसमें बिलीफ इंप्लांट किया जाता है, लॉजिक के साथ, बड़े सारे तर्क के साथ, बड़े सारे प्रूफ्स के साथ, वो उसके सबकॉन्शियस को दिया जाता है। जैसे आपने सुना होगा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, मेमोरी चली गई। हाँ। एक व्यक्ति है, वो कोई एडिक्शन है, लेकिन उसकी मेमोरी चली गई। अब उसको एडिक्शन थी नहीं थी उसको कुछ नहीं पता है, वो एडिक्शन दोबारा नहीं करेगा। इनफैक्ट आप कहो मैं आशीष हूं यार, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं कौन है यार, मुझे तो नहीं, मेरे पास तो वो नहीं। ये क्या हुआ? ये सब कॉन्शियस में जो डेटा पड़ा था उसको माइंड एक्सेस नहीं कर पा रहा। मेमोरी लॉस और क्या है? कुछ ऐसा थोड़ा यहां से निकल के बाहर गिर गया, नहीं, हाँ, यहां बहुत इंफॉर्मेशन थी, यहां से निकल के बाहर नहीं निकली, उसका कनेक्शन टूट गया। तो सब चीज सबकॉन्शियस से एक्सेस होती है। तो अगर मैं सबकॉन्शियस में इंप्लांट कर दूं कि तुम बहुत सक्सेसफुल हो रहे हो, तुम्हारी हेल्थ बहुत बेटर हो रही है, तुम्हारा मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस देखो कंप्लीट हो रहा है, देखो आंखें बंद करके, माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। तो उसका भाव कि हाँ यार मैं तो बहुत हेल्दी हो रहा हूं, यद भावम तद्भवति, तद्भवति। तो भाव जो कमी का था, अब वो अंदर देख रहा है कि बिल्कुल ठीक है, सब बढ़िया है। तो वो कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग होने लगती है, और जब वो प्रोग्रामिंग होती है तो आदतें छूटती हैं, बुरी आदतें सारी छूटने लगती हैं, लोग एडिक्शन से बाहर आने लगते हैं। लोग जो एडिक्शन सिर्फ लोगों को लगता है सिगरेट शराब का है, अरे नेगेटिव सोचना भी एडिक्शन है। सबसे बड़ा एडिक्शन तो वही है। गलत लोगों के साथ बैठना एक एडिक्शन है। बॉडी को बार बार स्ट्रेस देना, स्ट्रेस के थॉट्स लेना, आप कहोगे मैं नहीं लेता हूं, आपका सबकॉन्शियस ले रहा है, उसका एडिक्शन है डोपामिन का, सॉरी ये कॉर्टिसोल का एडिक्शन बॉडी को मिल रहा है बार बार। तो वो एडिक्शन एक ही तरह से छोड़ा जा सकता है, जब बुद्धि से ना बात की जाए, मन से बात की जाए। करने वाला कोई और है, समझा आप किसी और को रहे हो। एक घर है, घर के अंदर कोई भाई साहब रहते हैं, वो रोज आके बाहर कचरा फेंक जाते हैं। आपके पड़ोसी हैं, आप रोज जाते हो, घर के बाहर गेट कीपर खड़ा है, उसको बोलते हो कचरा ना फेंका करो यार, कहता ठीक है। अंदर से फिर मालिक आता है, कचरा फेंक जाता है। आप फिर अगले दिन आते हो, गेट कीपर को बोलते हो यार कचरा नहीं फेंक, कचरा फेंकना अच्छी बात है, बोलते ना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, गलत बात है, बोलो कचरा ना फेंक, बोलो ठीक है सब। अब वो तो नहीं फेंक रहा, फेंक कौन रहा है? ऑनर। वो फेंकता रहेगा, क्योंकि आपकी उससे बात ही नहीं हो रही। तो बात करनी पड़ती है सबकॉन्शियस से, उस अचेतन अवस्था से, जहां पर सारे बिलीफ, सारे पैटर्न, सारी हैबिट स्टोर हैं। जब उससे बात होती है तो जीवन में बदलाव आते हैं, एडिक्शंस छूटती है, जीवन अच्छाई की तरफ आगे बढ़ने लगता है।
और ये सारी बातें होती है रिट्रीट में, जब आप आएंगे तो आपको ये महसूस होगा। सर लास्टली जो आज व्यूवर्स आपको सुन रहे हैं, जो बिजनेस ऑनर्स हैं, उनको अगर कोई मैसेज आप देना चाहें तो? सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगा आशीष जी, कि जीवन में संपूर्णता और परिपूर्णता का भाव लाएं। मुझे लगता है कि जीवन में मिसिंग टाइल सिंड्रोम की तरह 99 टाइल्स पूरी हैं, एक टाइल टूटी हुई है, पूरा ध्यान उस पर जा रहा है। अगर आप बदलना चाहते हैं तो, नहीं तो बहुत लोग जब उस चेतना की अवस्था पर नहीं होते ना, वो बहाने देते हैं। वो कहते हैं तुम्हें क्या पता मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, कितना बुरा हो रहा है, तुम कैमरे पे बोलना आसान है, बैठना आसान है, बात करना आसान है। भैया ठीक है, यहां तक भी क्यों देखा, घर जाओ। लेकिन जो बदलना चाहता है वो सिर्फ एक भाव बदले कि कमी जहां पर है उससे ध्यान हटाकर जो पूरा है उस पर ध्यान लगाना शुरू करे। जहां जहां कमी है वो भरता जाएगा। न सिर्फ बिजनेस, न सिर्फ सेल्स, न सिर्फ जीवन, न सिर्फ व्यापार, रिश्ते, सक्सेस, कामयाबी, सेहत, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सब कुछ बेटर होने लगेगा। सिर्फ एक ये प्रयास करता हूं लोगों को समझाने का कि ग्रैटिट्यूड कीजिए, जहां पर जो चीज़ भरी हुई है वहां ध्यान ले जाइए, जीवन का हर आयाम भरने लगेगा। सिर्फ एक ग्रेटिट्यूड से आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। आज पूरे पॉडकास्ट में हमने बहुत कुछ सीखा। सबसे बड़ी चीज़ क्या, वैल्यू देना सीखो। और वैल्यू देने से पहले मुझे लगता है कि अपनी वैल्यू करना सीखो, क्योंकि जिसने अपनी वैल्यू कर ली वही दे पाएगा, क्योंकि जिसके पास वो चीज़ है ही नहीं वो देगा कैसे। तो आप सब लोगों को क्या लेसन्स मिले हैं आज के इस पूरे पॉडकास्ट में, क्या कुछ सीखा है, वो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो एक बार जो नीचे लिंक दिया गया है उस पर ज़रूर क्लिक करें और एक बार देखें कि आपकी लाइफ में क्या चेंज हो सकता है। और कोई रिट्रीट में आना चाहता है तो आप रिट्रीट में आ भी सकते हैं, उसके लिए मैं फॉर्म दे दूँगा, आप ज़रूर फिल करिएगा। और आपके मन में कोई और सवाल, क्योंकि आज हमने सर की नॉलेज का 0.1% ही लिया है। आज हमने इस पूरी पॉडकास्ट को इस तरीके से रखा है कि जो बिजनेस ऑनर्स हैं उनके लिए कुछ मिले, लेकिन अगर अपनी लाइफ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने रिलेशंस के लिए या फिर कुछ और आप जानना चाहते हैं तो अपने सवाल भी आप ज़रूर डालिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर सीखने के लिए बहुत कुछ है जो आपको मिल सकता है, लेकिन वो तभी मिलेगा जब आपके कमेंट्स आएंगे। तो जुड़े रहिए फ्रेंचाइजी बताओ के साथ। आज हमारे साथ थे अनुराग ऋषि जी, जिन्होंने बड़े दिल से बहुत कुछ सिखाया। और यकीन मानिए ये पॉडकास्ट अगर आपने देख लिया तो आपकी लाइफ +1 हो गई है। सर आपने समय दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आशीष जी आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके साथ बैठकर जो आनंद आया, जो आपके साथ, क्योंकि आप एक वो व्यक्ति हैं जिनके साथ मैं बहुत ज़्यादा रेजोनेट करता हूँ, तो मुझे लगता है मेरे लिए भी सौभाग्य है कि आपके साथ बैठ करके बात करने का मौका मिला। बहुत बहुत आभार, कृतज्ञता, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।